सोचो पूरी दुनिया एक पल में सीधे -90 डिग्रीज में गिर जाए। इस जमी हुई कंक्रीट जंगल में हीट ही करेंसी है और फूड ही पावर। जिंदा रहने के लिए नेबर्स भी सैवेजेस बन जाते हैं। लेकिन फिर आता है गैविन। जब पूरी ह्यूमैनिटी जम रही है, वो एक 5 स्टार पैराडाइज में जी रहा है। वो एक रिग्रेसर है। एक बार मरने के बाद वो सालों पहले वापस आया, एक स्पेशल सुपर पावर के साथ, और उसने सब कुछ स्टॉकपाइल कर लिया। उसने अपने अपार्टमेंट को एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस बना दिया। उसके लिए अपोकलिप्स कोई ट्रेजेडी नहीं है, वो एक वेकेशन है। तो दुनिया का अंत शुरू कैसे हुआ? चलो पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण से हाई स्कूल में और उसके कैफेटेरिया के अंदर। हम अपने मेन कैरेक्टर गैविन क्लार्क को देखते हैं जो टेबल पर सिर टिकाए सो रहा है। तभी उसका दोस्त 2 ट्रे लेकर वहां पहुंचता है। मोटा सा दोस्त उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए लंच लेकर आया है। उसे लगता है कि गैविन किसी लड़की से देर रात तक बात करने की वजह से थक गया है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हमारा एमसी सोचता है कि ये इतनी शानदार खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर उसे एहसास होता है कि ये खुशबू तो ठीक उसके सामने रखे खाने से आ रही है। गैविन तुरंत एक्साइट हो जाता है और जोर से चिल्ला देता है। इसके बाद वो चमकती आंखों से खाने को घूरने लगता है। एक सेकंड भी सोचे बिना लड़का जंगली जानवर की तरह सारा खाना ठूसना शुरू कर देता है और उसका परेशान दोस्त उसे धीरे खाने के लिए कहता है ताकि वो घुट ना जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एमसी अपने दोस्त का खाना भी चट कर जाता है। पेट भरने के बाद उसे सुकून मिलता है और वो कहता है कि वो आखिरकार वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में फिर से जन्म ले चुका है और उसका दोस्त मजाक में पूछता है कि क्या वो कोई भूखा भूत था जो उसका हिस्सा भी खा गया। गैविन फिर कंफर्म करता है कि वो सच में एक हंग्री गोस्ट से रीइंकारनेट हुआ है। वो एक जमा देने वाले अपोकलिप्स में था जहां आखिरकार वो भूख से मर गया। मोटा दोस्त बिल्कुल नहीं समझ पाता और सोचता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। तब एमसी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो खुश है कि वो अभी भी जिंदा है क्योंकि अब वो दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। येनियल पार्कर गैविन की बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है जाहिर है वो जिंदा है। एमसी फिर तारीख पूछता है और उसका दोस्त जवाब देता है कि आज 8 अगस्त 2024 है। गैविन बताता है कि आधे महीने में दुनिया एक आइस एज में चली जाएगी जहां तापमान -50 डिग्री होगा। लेकिन येनियल को ये बकवास लगता है और वो कहता है कि अगर उसका दोस्त किसी मुसीबत में है तो वो मदद करेगा। एमसी कहता है कि उसे सच में मदद चाहिए और उसका मोटा दोस्त कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। तभी गैविन 1 अरब उधार मांग लेता है और उसका दोस्त हैरानी में अपना ड्रिंक थूक देता है। येनियल को इस बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट पर यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि क्या वो सीरियस है और हमारा लड़का हाँ में सिर हिला देता है। एमसी का दोस्त वहीं मना कर देता है और कहता है कि अगर वो अपने पापा को भी बेच दे तब भी इतना पैसा नहीं जुटा सकता। बेशर्मी से गैविन पूछता है कि वो अपने पापा को कितने में बेचेगा और वो जवाब देता है 5 बिलियन। लेकिन अपनी ही बात समझते ही उसे गुस्सा आ जाता है। अचानक एक कपल वहां आता है और लड़का लड़की को प्राइवेट रूम में चलने का न्योता देता है। हमारा एमसी उन्हें गंभीर चेहरे से देखता है और गोरा लड़का कहता है कि डिनर के बाद वो प्राइवेट मूवी थिएटर जा रहे हैं। मोटा दोस्त चिढ़ जाता है और बताता है कि ये एमसी की गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ उसे धोखा दे रही है। इतना कहकर वो कपल दोनों के पास से गुजरता है और शर्मिंदा लड़की पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। येनियल अपने दोस्त का बचाव करता है और लाल बालों वाली लड़की के मुंह पर उसकी एहसान फरामोशी उछाल देता है। लेकिन लड़की को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगी क्योंकि सब कुछ साफ है। इस पर एमसी को याद आता है कि अपोकलिप्स में यही गोरा लड़का उसे छोड़कर भाग गया था और गैविन ने उसे अपने पास रखा था। उसने उसे देवी की तरह ट्रीट किया लेकिन उस एहसान फरामोश औरत ने उसे धोखा दिया और उसकी मौत की वजह वही बनी। येनियल वहां से निकलना चाहता है लेकिन गैविन शांत होकर कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मोटा दोस्त समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे सिर्फ उसे देखकर ही उल्टी आ रही है। गोरा लड़का मौका देखकर ताना मारता है और उसे सिंप कहता है जो हमेशा जीनिया के पीछे पड़ा रहता है। फिर लाल बालों वाली लड़की एमसी को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो उसे परेशान करता था और उसे बहुत घिनौना लगता है। गैविन पूछता है कि क्या उसका छोटा सा नाटक खत्म हो गया। बोरा लड़का हंसता है और पूछता है कि क्या गैविन फिर से अपना सिंप रूटीन दिखाकर लड़की को वापस जीतने की कोशिश करेगा। यानियल अपने दोस्त को खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो बस 5 मिनट और मांगता है। मोटा दोस्त परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसका दोस्त उस लड़की पर इतना अड़ा क्यों है। जैक को यह सब मजेदार लगता है और वो कहता है कि वो देखना चाहेगा कि वो 5 मिनट में क्या कर सकता है। बिना सोचे एमसी उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। लाल बालों वाली लड़की हैरान हो जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड की फिक्र करने लगती है। वहां मौजूद हर किसी का मुंह खुला रह जाता है। गुस्से में जैक पूछता है कि उसने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। वो प्लेबॉय एमसी पर झपटता है और चिल्लाता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन गैविन तेज होता है और उसे लात मार देता है। यानियल अपने दोस्त के एक्शन से एक्साइटेड हो जाता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड की मदद के लिए दौड़ती है जो जमीन पर पड़ा होता है।
फिर वो अपने एक्स को धमकाती है कि ड्रैगन ग्रुप की हवा को छूने के लिए भी वो मरा हुआ आदमी है। जैक उठता है और कहता है कि वो टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है और किसी छोटे गुंडे से हार नहीं मानेगा, लेकिन हमारा एमसी एक हुक मारकर उसे ट्रैश कहता है। गैविन सोचता है कि अपोकलिप्स भले ही तबाही थी, लेकिन उसने उसे लड़ना सिखा दिया। इस पर मोटा दोस्त पूछता है कि वो कब से इतना तगड़ा हो गया। धोखेबाज लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि एमसी को इसका पछतावा होगा, और वो इतनी बेशर्म है कि गैविन को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहती है। सब्र खोकर गैविन उसे भी जोरदार थप्पड़ मारता है और पूछता है कि वो खुद को समझती क्या है। जैक गुस्से से भरकर उठता है और वादा करता है कि वो एमसी को चींटी की तरह कुचल देगा। गैविन उसके पेट में घुटना मारता है और उसकी जैकेट से कुछ निकाल लेता है। वो एक स्प्रे बॉटल दिखाता है जो उसने उसकी जेब से निकाली थी। जैक घबरा जाता है और कहता है कि उसे वापस दे। एमसी पूछता है कि उसने उस स्प्रे से कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। जैक नाटक करता है और चीज छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैविन तेज होता है और सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है। गोरा लड़का दर्द से चीखने लगता है और जीनिया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। घबराकर जैक लड़की को दूर रहने को कहता है। स्प्रे असर दिखाने लगता है और वो होश खोकर लड़की पर झपट पड़ता है और सबके सामने उसकी ड्रेस फाड़ने लगता है। जीनिया खुद को ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो पब्लिक में है, लेकिन जैक रुकता नहीं और लड़की मदद की भीख मांगती है। एमसी ऐलान करता है कि 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मोटा दोस्त ये सब देखकर सन्न रह जाता है। गैविन समझाता है कि ये एक पोटेंट एफ्रोडीजियक था जिसे अमीर लड़का अपने विक्टिम्स पर इस्तेमाल करता था। डैनियल को डर लगता है कि जैक पुलिस बुला लेगा, लेकिन एमसी कहता है कि फिक्र मत करो, ड्रैगन ग्रुप का एयर होने के नाते वो बहुत घमंडी है और बदला खुद लेना चाहेगा। मोटा दोस्त ये लॉजिक समझ जाता है और मान लेता है कि जैक ये सब चुपचाप निपटाना चाहेगा। कैफेटेरिया छोड़ते हुए यानियल पूछता है कि अगला ठिकाना क्या है और एमसी कहता है कि वो घर बेचने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए दोनों सीधे एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचते हैं। मोटा दोस्त कहता है कि वो उसके माता पिता की इकलौती विरासत है, लेकिन गैविन बेचने पर अड़ा रहता है। 3.1 मिलियन के साथ उसे अपोकलिप्स के लिए जितना हो सके उतना सामान जमा करना है। डैनियल को इतनी जल्दी समझ नहीं आती क्योंकि घरों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन एमसी उसे इग्नोर करता है और अगला स्टॉप बताता है क्योंकि अब कैश खर्च करने का टाइम आ गया है और उनका डेस्टिनेशन एक विशाल सुपरमार्केट है। वहां पहुंचते ही वो 1000 बैग चावल, आटा और तेल ऑर्डर कर देता है और ऊपर से 10,000 कैंड फूड के डिब्बे भी मांग लेता है। कर्मचारी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो पक्का है। गैविन कंफर्म करता है और मोटा दोस्त पूछता है कि क्या वो किराने की दुकान खोल रहा है। एमसी पूछता है कि क्या वो डिलीवरी करेंगे और कर्मचारी कहता है कि सब संभाल लिया जाएगा। फिर उसे याद आता है कि यानियल के परिवार के पास एक वेयर हाउस है। वो उसे उधार मांगता है और कहता है कि वो और भी सामान खरीदेगा। उसी क्लास की 2 लड़कियां उसे देख लेती हैं और चीटिंग वाले इंसिडेंट पर गॉसिप करने लगती हैं। उन्हें इग्नोर करते हुए गैविन इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाता है और ऑर्डर देता है। वो सोचता है कि अपोकलिप्स में टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी होगा। कर्मचारी खुश होकर उसे साल का सबसे बड़ा कस्टमर कहता है। लड़कियां खर्च देखकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। एमसी शॉपिंग जारी रखता है और कोट पैक करने को कहता है। पर्पल बालों वाली लड़की शक करती है और पूछती है कि क्या वो सच में गरीब है, क्योंकि वो पहले ही 1 मिलियन खर्च कर चुका है। फिर वो तय करती हैं कि वो भेस बदला हुआ अमीर लड़का है और उससे बात करने का फैसला करती हैं। एमसी सोचता है कि वो अपोकलिप्स के लिए तैयार है। जैसे ही वो दोनों पास आती हैं, उनमें से एक बहुत फ्रेंडली तरीके से उसे ग्रीट करती है। थोड़ी स्मॉल टॉक होती है और वो नकली दिलचस्पी दिखाते हुए उसके लुक्स की तारीफ करती हैं। उसे याद आता है कि पहले यही दोनों ठंड में उसे लूटने वाली ठग थीं। फिर लड़की उसे साथ में कुछ खाने चलने का न्योता देती है। उनके सरप्राइज के लिए वो मान जाता है और यानियल से कहता है कि शॉपिंग वेयर हाउस ले जाए। गोल्ड डिगर्स खुश हो जाती हैं और पहले से ही सोचने लगती हैं कि वो अपने शुगर डैडी को किसी महंगे रेस्टोरेंट ले जाएंगी। एमसी उनके साथ चल पड़ता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। तीनों एक शानदार बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वो उसे जगह दिखाती हैं और बताती हैं कि ये बहुत महंगा लग्जरी रेस्टोरेंट है। अंदर जाकर उनमें से एक पूछती है कि उसे खाना कैसा लग रहा है। मेन्यू देखकर एमसी नाटक करता है कि उसे सब बहुत महंगा लग रहा है। लड़कियों को कीमत से फर्क नहीं पड़ता और वो कहती हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो वो खुद ऑर्डर कर लेंगी। फिर चश्मा पहनी लड़की कैवियर, लॉबस्टर और प्राइम स्टेक जैसे कई महंगे डिशेस ऑर्डर कर देती है। 1 घंटे बाद पर्पल बालों वाली लड़की पेट भरकर खुश हो जाती है और पूछती है कि खाना कैसा था, और वो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है।
गैविन सीधे रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क पर जाता है। होस्टेस बताती है कि बिल 18,000 का है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि 10 दिनों में पिकअप के लिए वही डिशेस के 100 टेबल तैयार रखें। रिसेप्शनिस्ट इतनी बड़ी ऑर्डर सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो पक्का है। गैविन अपना वीआईपी कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो सबका पेमेंट एडवांस में कर देगा। वो सोचता है कि अपोकलिप्स में वो कैंड फूड से ऊब चुका था और इस बार अच्छे खाने का इंतजाम करेगा। गोल्ड डिगर्स उसे कंजूस समझती हैं, लेकिन बिल देने जाने के लिए उसे समझदार मानती हैं और बाद में उससे महंगे पर्स मांगने की प्लानिंग करने लगती हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑर्डर कंफर्म करती है, लेकिन कहती है कि उनके टेबल का बिल अभी बाकी है। तब वो अपना कार्ड वापस ले लेता है और कहता है कि वो अपना बिल खुद भरें। वो सोचता है कि उसका लगभग सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब उसे कुछ लोन्स लेने होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वो फोन पर कुछ ऐप्स सर्च करने लगता है। उसे लगभग 3 मिलियन के लोन्स मिल जाते हैं और वो खुश होता है, लेकिन उसे और चाहिए। अचानक उसका फोन बजता है और गोल्ड डिगिंग लड़कियों में से एक कॉल करती है। गुस्से में लड़की पूछती है कि वो कहाँ चला गया और एमसी कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया था और वो घर जा रहा है और पूछता है कि वो उनका बिल क्यों भरे। लड़की गुस्से से फट पड़ती है और कहती है कि खाने का न्योता उसी ने दिया था, लेकिन हमारा लड़का पलट कर कहता है कि वो तो उन्हें ही घसीट कर लाई थी और सब कुछ उन्होंने ऑर्डर किया था। महंगे बिल से परेशान होकर वो समझ नहीं पाती कि क्या करें, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि उसने कीमत के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उन्होंने सबसे महंगे डिशेस चुने। गुस्से में स्कैमर उसे टूटा फूटा लूजर कहती है और बोलती है कि वो एक शर्मनाक इंसान है। तो ये साबित करने के लिए कि उसके पास सच में पैसा है, गैविन उसे कहता है कि वो होस्टेस से 100 टेबल्स वाले ऑर्डर के बारे में पूछे और रिसेप्शनिस्ट उस ऑर्डर की पुष्टि कर देती है। कंफर्मेशन मिलते ही लड़की उससे वापस आकर बिल भरने की भीख मांगती है, लेकिन एमसी कॉल काट देता है और कहता है कि वो कुछ बेवकूफ़ों को स्पॉइल नहीं करेगा। बिल चुकाने के लिए पैसे न होने पर दोनों घबरा जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट उन पर दबाव डालने लगती है। पर्पल बालों वाली लड़की किसी हंटर नाम के आदमी को कॉल करने का फैसला करती है ताकि वो एमसी को सबक सिखा सके। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद गैविन एक लॉटरी स्टोर के सामने लुकता है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने 5 नंबर के साथ लॉटरी जीती थी। टिकट हाथ में लेते ही वो एक्साइट हो जाता है क्योंकि अब उसे रिजल्ट के लिए सिर्फ 2 दिन इंतजार करना है। इसके बाद एमसी वापस वेयरहाउस लौटता है जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। मोटा दोस्त उसे छोड़कर चले जाने की शिकायत करता है, लेकिन गैविन उसे वादा करता है कि वो उसे कहीं मजेदार जगह ले जाएगा। यानियल अब भी नहीं समझ पाता कि वो सप्लाईज पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। गैविन समझाता है कि अपोकलिप्स में ये सब जिंदगियां बचाएगा और उससे भरोसा करने को कहता है। दोस्त कहता है कि उसे ये सब पागलपन लगता है और वो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन एमसी भरोसा दिलाता है कि कुछ ही दिनों में वो सब मानने लगेगा। अचानक कुछ गुंडों का ग्रुप आता है और गैविन क्लार्क के बारे में पूछता है। वो खुद को कंफर्म करता है और पूछता है कि क्या वो हंटर के आदमी हैं। एक गंजा आदमी बेसबॉल बैट के साथ उस पर बॉस की औरत से पंगा लेने का इल्जाम लगाता है। मोटा दोस्त डर जाता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो पुलिस बुला लेगा, लेकिन गुंडा हंसता है और कहता है कि पुलिस आने से पहले ही वो उनकी टांगे तोड़ देगा। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है और बोलता है कि वैसे भी पुलिस बेकार है। मोटा दोस्त अपने पिता का नाम लेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा कहता है कि उनका टारगेट सिर्फ गैविन है और वो अमीर लड़के को नहीं छुएंगे। हताश होकर दोस्त एमसी से भागने को कहता है और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक गुंडा मोटे दोस्त को धक्का देता है और गंजा आदमी बेसबॉल बैट से हमला करता है। डैनियल डर के मारे अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से वार बचा लेता है और कहता है कि हमला बहुत स्लो था। फिर वो सीधे पेट पर लात मारता है और गंजे आदमी को पूरी तरह ढेर कर देता है। गैविन जमीन से बैट उठाता है और पूरी ताकत से उसे मारता है। गुंडा जमीन पर गिर जाता है और एमसी उसके मुंह में बैट ठूंस देता है। ये नज़ारा देखकर बाकी गुंडे उसकी ताकत से सन्न रह जाते हैं। फिर वो उनकी तरफ मुड़कर सबको एक साथ आने की चुनौती देता है। गोरा आदमी झुंझला जाता है और अपने लोगों को हमला करने का ऑर्डर देता है। हमारा लड़का अकेले ही सारे गुंडों को हरा देता है। मोटा दोस्त मुंह खोले रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये वही गैविन है। सारे दुश्मनों के जमीन पर पड़े होने के बाद एमसी पूछता है कि क्या उनका मन भर गया है। फिर हर एक से 1 लाख मुआवजे की मांग करता है। गुंडा इसे एक्सटॉर्शन कहता है। गैविन बेसबॉल बैट से फिर मारता है और धमकी देता है कि अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो सबकी टांगे तोड़ देगा। इस तरह वो गुंडों से 6 लाख रुपए वसूल लेता है। वो सोचता है कि वो कोई क्रूर इंसान नहीं है, लेकिन अपोकलिप्स ने उसकी सोच बदल दी। फिर वो कहता है कि अब वो अपने दोस्त को उस एक्साइटिंग जगह ले जाएगा जिसका वादा किया था। दोनों एक ऐसे क्लब में पहुंचते हैं जो नाचती हुई औरतों से भरा होता है। यानियल इसे बहुत एंजॉय करता है और एमसी को उसके नर्व्स शांत करने के लिए धन्यवाद देता है। गैविन बार पर जाता है और कहता है कि वो बॉस जेकब्स को एक डिलीवरी के लिए ढूंढ रहा है। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से भरे एक हॉलवे से ले जाया जाता है। दोस्त डर जाता है और पूछता है कि ये कैसी एक्साइटमेंट है और वो इस अजीब जगह पर क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अपने बॉस को सैल्यूट करते हैं और उसे मिस्टर लो कहते हैं। बॉस पूछता है कि लड़के वहां क्या कर रहे हैं।
एमसी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने सुना था कि बूढ़ा कुछ सामान ले रहा है। मिस्टर लो को अजीब लगता है कि वो खाली हाथ है और पूछता है कि प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। गैविन खुद की ओर इशारा करता है और कहता है कि वही सामान है, जिससे बूढ़े की दिलचस्पी बढ़ जाती है। लेकिन बातचीत यहीं खत्म हो जाती है और बॉस अपने हथियारबंद आदमियों को दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बंदूकें देखकर मोटा दोस्त घबरा जाता है, अपने पिता का नाम लेकर बचने की कोशिश करता है और घबराकर पूछता है कि ये डिलीवरी आखिर है क्या। गैविन खुलासा करता है कि ये आदमी इंसानी अंगों की तस्करी करता है। ये सुनते ही मोटा दोस्त पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ऐसी खबर पर कौन पैनिक नहीं करेगा। एमसी बॉस को चुनौती देता है और पूछता है कि क्या वो डील करने से डर रहा है। फिर वो अपने शरीर के सारे अंगों के लिए 10 मिलियन की पेशकश करता है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि मार्केट डाउन है और सिर्फ 5 मिलियन देगा। एमसी इस शर्त पर मान जाता है कि पहले कैश मिलेगा और बॉडी 3 दिन में दी जाएगी। संतुष्ट होकर बॉस एक गुंडे को कॉन्ट्रैक्ट लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। गैविन अपने दोस्त की तरफ इशारा करता है और मोटा दोस्त चिल्लाता है कि वो कुछ नहीं बेच रहा। एमसी जोर देता है कि उसका दोस्त भी बेच रहा है, जिससे वो और भी परेशान हो जाता है। एक गुंडा बंदूक दिखाकर उसे साइन करने पर मजबूर कर देता है। बाहर आते ही गुस्से में दोस्त पूछता है कि क्या एमसी इंसान भी है जो उसे बेच दे। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और मोटे दोस्त को याद आता है कि मिस्टर लो एक खतरनाक गैंग बॉस है। गैविन गंभीर होकर कहता है कि 3 दिन में ये ट्रैफिकिंग बॉस अपने अंत को पहुंचेगा। दोस्त को यकीन नहीं होता, लेकिन एमसी उसे अपोकलिप्स आता देखने का न्योता देता है। वे एक मैंशन पहुंचते हैं और एमसी कहता है कि वो ये प्रॉपर्टी किराए पर लेना चाहता है। रियल एस्टेट एजेंट पूछती है कि क्या सिर्फ यही मैंशन चाहिए, और वो हाँ कह देता है। दोस्त समझ नहीं पाता कि अभी मैंशन क्यों ले रहे हैं, लेकिन गैविन कहता है कि वहां कुछ अच्छा है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसी मैंशन में उसकी मौत हुई थी। दृढ़ होकर वो घोषणा करता है कि उसकी नई जिंदगी उसी जगह शुरू होगी जहां पुरानी खत्म हुई थी। एजेंट बताती है कि मालिक किराए पर नहीं देना चाहता, लेकिन वो डबल प्राइस ऑफर करता है। 5 गुना किराया देने पर भी औरत कहती है कि ये पैसे की बात नहीं है। हार न मानते हुए एमसी एडवांस में 10 गुना देने की पेशकश करता है। एजेंट तुरंत मान जाती है और मालिक को मनाने का वादा करती है। एमसी की शर्त होती है कि वो पूरा घर रेनोवेट कर सके। हॉलवे में उन्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां दिखती हैं, जो उसे जैक को जीतने के लिए उकसा रही होती हैं। दोस्त हैरान होता है कि जीनिया यहाँ क्या कर रही है और गैविन बताता है कि जैक का मैंशन पास में है। लाल बालों वाली लड़की अपने एक्स को देखकर नफरत भरी नजर डालती है और उस पर स्टॉकिंग का आरोप लगाती है। कहती है कि पिछली बार का हिसाब बाकी है। लड़की की मां बीच में कूदकर एमसी को गरीब और बिना भविष्य वाला बताकर अपमानित करती है। मोटा दोस्त उसका बचाव करता है तो औरत पागल हो जाती है और उसे स्कूल से निकलवाने की धमकी देती है। गैविन इस ओवर ड्रामा पर हंसता है और पूछता है कि उसकी रेंटल से उसका क्या लेना देना। एक्स गर्लफ्रेंड शक करती है कि उसके पास कम से कम 20,000 किराया देने के पैसे भी नहीं होंगे। एजेंट लौटकर बताती है कि किराया 25,000 महीना है। लड़की की मां ये सुनकर चौंक जाती है कि वो गरीब लड़का सच में मैंशन किराए पर ले रहा है। लाल बालों वाली सोचती है कि वो ये सब उसके करीब रहने के लिए कर रहा है और उसे छोड़ देने को कहती है। एमसी और उसका दोस्त उसकी डिल्यूजन पर यकीन नहीं कर पाते। उसकी मां कहती है कि 25,000 कुछ भी नहीं है और उसे खींच कर ले जाती है। एजेंट याद दिलाती है कि पहले महीने का किराया 2,50,000 होगा और एमसी वही पेमेंट करने को राजी हो जाता है। मां बेटी हैरान रह जाती है और लाल बालों वाली इसे नाटक समझती है। एमसी अपने फोन पर 2,50,000 के ट्रांसफर का कंफर्मेशन दिखाता है। एजेंट मैंशन की चाबियां सौंप देती है और कहती है कि वो मनचाहा रेनोवेशन कर सकता है। लड़की की मां सोचने लगती है कि कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझ लिया और क्या वो भी किसी अमीर परिवार से है। एमसी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो शहर की सबसे बड़ी रेनोवेशन कंपनी के हेड को जानता है। वो मीटिंग सेट करने को कहता है और मोटा दोस्त नहीं समझ पाता कि किराए के घर में रेनोवेशन क्यों। गैविन उसे सवाल बंद करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि रात तक सब समझ आ जाएगा। दोस्त अपने पिता के इन्फ्लुएंस से मीटिंग सेट कर लेता है और एमसी उसे धन्यवाद देता है। वो शुक्रिया में इंस्टेंट नूडल्स से भरा ट्रक भेजने का वादा करता है, जिस पर दोस्त शिकायत करता है। एमसी कहता है कि उसके पिता को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और वो उसकी तारीफ भी करेंगे। वे रेनोवेशन कंपनी पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बॉस का इंतजार करने को कहती है। इत्तेफाक से एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मां भी जैक द्वारा कराए जा रहे रेनोवेशन के लिए वहीं होती हैं। लाल बालों वाली पूछती है कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट है और उन्हें देख लेती है। वो फिर से एमसी पर स्टॉकिंग का आरोप लगाती है और कहती है कि अगर वो उसे जीतने का सपना देख रहा है तो भूल जाए। एमसी इन दोनों से बार बार टकराने से तंग आ जाता है और सोचता है कि ये बेवकूफ़ हर जगह क्यों मिल जाते हैं। मोटा दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि गैविन भी रेनोवेशन के लिए आया है, लेकिन वो हंस देती है। एमसी रिसेप्शनिस्ट से खुद का परिचय देता है और बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट है। माँ बेटी को यकीन नहीं होता और सोचती हैं कि वो बस दिखावा कर रहा है। तभी कंपनी का बॉस आता है और पूछता है कि किससे मीटिंग है। रिसेप्शनिस्ट एमसी की ओर इशारा करती है, लेकिन दोनों औरतें बीच में बोल पड़ती हैं। लड़की की मां खुश हो जाती है और सोचती है कि जैक के इन्फ्लुएंस से बॉस खुद आया है। वो एमसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती और कहती है कि उसकी बेटी से बॉस मिल रहा है। इंतजार करते हुए लाल बालों वाली कॉन्फिडेंस से मिस्टर जाओ को ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है। बॉस कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या उसने अपॉइंटमेंट ली थी। लड़की घबरा जाती है और हाँ कहती है, लेकिन आदमी उसे पहचानता नहीं। वो पूछता है कि क्या उसका नाम गैविन क्लार्क है। वो कहती है कि उसका नाम जीनिया है। मिस्टर जाओ उसे साइड में धकेल देता है और कहता है कि अगर वो गैविन नहीं है तो रास्ते से हटे।
एमसी अपना परिचय देता है और बॉस उसे तुरंत पहचान लेता है। उसकी कम उम्र देखकर हैरान होकर वो उसे प्राइवेट में बात करने का न्योता देता है। लड़की की माँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और लाल बालों वाली सोचती है कि ये सब उसके अमीर दोस्त की वजह से है। वे मैनेजर के ऑफिस में रेनोवेशन की डिटेल्स पर बात करने जाते हैं। मिस्टर जाओ पूछता है कि युवा दोस्त गैविन क्या रेनोवेट करवाना चाहता है। एमसी कहता है कि वो एक मैंशन रेनोवेट करना चाहता है। बॉस बताता है कि मैंशन रेनोवेशन छोटा काम है और इसे किसी डायरेक्टर को सौंपने की बात करता है, लेकिन गैविन जोर देता है कि मिस्टर जाओ खुद इस प्रोजेक्ट को संभालें। आदमी कहता है कि वो बिजी है और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स खुद लेता है। एमसी कहता है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बॉस बजट पूछता है, तब एमसी कहता है कि बजट कम से कम 30 मिलियन है। मिस्टर जाओ इतनी बड़ी रकम सुनकर सन्न रह जाता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या लड़का सच में 30 मिलियन कह रहा है या 3। एमसी रकम कंफर्म करता है। तभी एक डायरेक्टर एक्साइट होकर कमरे में आता है और प्रोजेक्ट में मदद की बात करता है, लेकिन बॉस उसे रोक देता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट वो खुद संभालेगा। जाओ पूछता है कि इतनी बड़ी रकम से गैविन क्या करना चाहता है, क्योंकि इस पैसों में तो वो एक नया मैंशन खरीद सकता है। एमसी उसे कागजों का एक रोल देता है और कहता है कि प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स उसमें हैं। ड्राइंग देखते ही मिस्टर जाओ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो एक बंकर बना रहा है। गैविन कहता है कि बजट और बढ़ सकता है और उसकी सिर्फ एक शर्त है कि काम आधे महीने में पूरा होना चाहिए। बॉस कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और अपोकलिप्स के लिए बने वॉर बंकर जैसा लग रहा है। गैविन मान लेता है कि ये अपोकलिप्स के लिए ही है और 20 मिलियन एडवांस देने की पेशकश करता है। मिस्टर जाओ चुनौती स्वीकार करता है और वादा करता है कि समय पर काम पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज झोंक देगा। मोटा दोस्त 35 मिलियन के खर्च से हिल जाता है और उसे पागल कहता है। एमसी कहता है कि जल्द ही पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। दोस्त पूछता है कि इतना कैश आया कहां से। वो बताता है कि उसने 10 मिलियन के लोन्स लिए हैं और दोस्त मन ही मन दुआ करता है कि अपोकलिप्स वाली कहानी सच निकले। एक्स गर्लफ्रेंड फिर से सामने आती है और तंज कसते हुए पूछती है कि ध्यान पाने के लिए उसने कितना खर्च किया। गैविन चिढ़ जाता है और कहता है कि ये उसका मामला नहीं है और वो किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा। लड़की की मां डींग मारती है कि उसकी बेटी ने 1 मिलियन खर्च किया है और वही असली ताकत है। मोटा दोस्त बातचीत में कूदता है और बताता है कि गैविन ने 35 मिलियन खर्च किए हैं। लाल बालों वाली और उसकी मां जोर से हंस पड़ती हैं और इसे बेहुदा मजाक समझती हैं। एमसी उन्हें चैलेंज करता है और पूछता है कि अगर ये सच निकला तो क्या वो उसे डैडी बुलाएंगी। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि उसने घर सिर्फ 3 मिलियन में बेचा है और उसे बेवकूफ कहती है। लड़की की मां भी शर्त में शामिल हो जाती है और कहती है कि अगर उसने सच में इतना कैश उड़ाया है तो वो उसे डैडी कहेगी। तभी एक कर्मचारी एमसी के पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गया है। मौका देखकर लड़की की मां कागज छीन लेती है ताकि उसका झूठ उजागर कर सके, लेकिन रकम देखते ही उसका चेहरा उड़ जाता है और वो सन्न रह जाती है। लाल बालों वाली ताना मारती है कि क्या रकम इतनी छोटी है कि वो बोल नहीं पा रही। पीली पड़ती मां हकलाते हुए कंफर्म करती है कि रकम 35 मिलियन है। घबरा कर वो औरत एमसी पर दिखावे के लिए नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने का आरोप लगाती है, लेकिन कर्मचारी दस्तावेज का बचाव करता है और कहता है कि यह बॉस के साइन वाला लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एमसी शर्त याद दिलाता है और उससे डैडी बुलाने को कहता है, लेकिन बूढ़ी औरत मुकर जाती है। सब्र खोकर गैविन उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त जोश में आकर चीयर करता है और एमसी कहता है कि अब निकलने का टाइम है। जीनिया आत्मान से बौखलाकर अपने एक्स को धमकाती है कि वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा। कुछ देर बाद दोनों दोस्त उस मैंशन पहुंचते हैं जिसे एमसी ने अपोकलिप्स के लिए किराए पर लिया है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर मोटा दोस्त पूछता है कि वो वापस क्यों आए और उसका प्लान क्या है। एमसी बताता है कि अब वो साबित करने वाला है कि अपोकलिप्स असली है। दोस्त सोचता है कि उसका यार अजीब बर्ताव कर रहा है और शायद पूरी तरह पागल हो गया है। बाहर यानियल ठंड की शिकायत करता है और कहता है कि 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। एमसी फोन देखता है और कहता है कि बस टाइम होने वाला है। अचानक आसमान में एक शूटिंग स्टार चमकती हुई गुजरती है और गैविन कहता है कि वो आखिरकार आ गई है। डैनियल कुछ नहीं समझ पाता और पूछता है कि क्या ये बस एक आम शूटिंग स्टार है। गैविन समझाता है कि असली अपोकलिप्स आधे महीने बाद आएगा, लेकिन ठंड और सितारे जैसे संकेत पहले दिखते हैं। मोटा दोस्त घबरा जाता है और चिल्लाता है कि शूटिंग स्टार सीधा उनकी तरफ आ रही है। एमसी सोचता है कि ऐसे सितारे एबिलिटीज देते हैं और इसी वजह से उसका इलाका पहले एक बेस बन गया था। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में यही सितारा इस मैंशन पर गिरा था और एक चोर ने उसे पाया था। यानियल डर के मारे भागने को चिल्लाता है, लेकिन एमसी खुद को संभालता है और कहता है कि ये मौका उसी का है। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है और यूं मरना चाहता है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए गैविन बाहें फैलाता है और सितारे की रोशनी में डूब जाता है। मोटा दोस्त दहशत में सोचता है कि उसका दोस्त कुचल गया और सब खत्म हो गया, लेकिन गैविन दोबारा सामने आता है ताकत के ऑरा के साथ और कहता है कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स 5 गुना बढ़ गए हैं। वो दोस्त की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या अब वो यकीन करता है। हैरान डैनियल हकलाकर पूछता है कि क्या वो मरा नहीं। एमसी जवाब देता है कि वो जिंदा है और उसे एक एबिलिटी भी मिली है। दोस्त अब भी नहीं मानता और कहता है कि उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अपनी बात साबित करने के लिए गैविन उसके कंधे पर हाथ रखता है और एक हाथ से ही 220 एलबीएस से ज्यादा वजन वाले दोस्त को उठा लेता है। मुस्कुराते हुए वो फिर पूछता है कि क्या अब भरोसा हुआ।
डैनियल घबरा जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी आसानी से उठ गया। गैविन उसे छत के किनारे ले जाता है, जिससे मोटा दोस्त डर से कांपने लगता है। डरावनी नज़र से गैविन कहता है कि नीचे जाने के लिए तैयार हो जाए। फिर वो दोस्त को पकड़े हुए 33 फीट ऊंची छत से कूद जाता है। दोनों बिना एक खरोच के नीचे उतर जाते हैं। मोटा दोस्त आंखें खोलता है और जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। गैविन फिर पूछता है और दोस्त हार मानकर कहता है कि उस जंप के बाद वो सब मानता है। उसी वक्त बगल वाले मैंशन में लाल बालों वाली की मां पूछती है कि वो खिड़की से क्या देख रही है। लड़की कहती है कि उसने सितारा गिरते देखा और बड़बड़ाती है कि काश वो उसके एक्स पर गिरा होता। वो मां को बताती है कि जैक लौटते ही एमसी से बदला लेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मां खुश होकर दरवाजा खोलती है और गोरा लड़का पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। लड़की एक्साइटेड होकर सामने आती है और हाथ हिलाती है। जैक उसे पकड़कर कहता है कि वो इन दिनों उसे बहुत मिस कर रहा था। मां अजीब महसूस करती है और जैक चिढ़कर उसे वहां से हट जाने को कहता है। लड़की मौका देखते हुए बताती है कि गैविन उसी इलाके में शिफ्ट हो गया है। जैक गुस्से से फट पड़ता है और पूछता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मां आग में घी डालते हुए कहती है कि वो उसकी बेटी के पास रहने के लिए ऐसा कर रहा है। भड़क कर जैक फोन उठाता है और कसम खाता है कि वो एमसी को पछताने पर मजबूर कर देगा। वो बियाओ नाम के किसी आदमी को कॉल करता है और खुद को जैक बताता है। सीन कट होकर एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां रिंग में एक बॉक्सर प्लेबॉय से बात कर रहा होता है। जैक उसे 2 लाख ऑफर करता है ताकि वो किसी को सबक सिखा सके। ब्याओ तुरंत मान जाता है और कहता है कि काम 2 घंटे में हो जाएगा। रिंग में बॉक्सर कहता है कि उसे काम है और फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। सामने वाला उसकी अकड़ पर चिढ़ जाता है और उसे घमंडी रोकी कहता है, लेकिन बॉक्सर तेजी से एक सटीक पंच ठुड्डी पर मारकर चैंपियन को ढेर कर देता है। भीड़ जीत का जश्न मनाती है और उसे नया बॉक्सिंग किंग घोषित करती है। मैंशन में वापस एमसी आइस एज के शुरुआती स्टेज समझाता है। मोटा दोस्त इंसानियत के हश्र पर अफसोस करता है और गैविन पूछता है कि वो क्या करने वाला है। पूरी तरह कंफर्म होकर डैनियल खड़ा होता है और कहता है कि वो बिना सवाल किए वही करेगा जो उसका दोस्त कहेगा। एमसी मजाक में कहता है कि वो घर जाकर अपने पिता को बेच दे, जैसा उसने कहा था। दोस्त अजीब महसूस करता है और कहता है कि उसके पिता अपोक्लिप्स की कहानी पर कभी यकीन नहीं करेंगे। गैविन समझाता है कि जल्द ही पैसे बेकार हो जाएंगे और सिर्फ सप्लाईज मायने रखेंगी। फैसला करके मोटा दोस्त कहता है कि वो परिवार को कंगाल कर देगा, चाहे उसके पिता उसे सजा ही क्यों न दे। अचानक एमसी को किसी के आने का एहसास होता है। वो दोस्त को चुप रहने को कहता है और मोटा दोस्त घबराकर पूछता है कि क्या हो रहा है। गैविन बताता है कि मैंशन घिर चुका है। बाहर फाइटर ब्याओ और उसके गुंडे दरवाजा तोड़ने की तैयारी करते हैं। एक गुंडा भारी हथौड़े से वार करने ही वाला होता है कि एमसी जोर से दरवाजा खोलकर उसे ढेर कर देता है। गैविन और उसका दोस्त बाहर आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। ब्याओ हैरान होकर पूछता है कि क्या वो फाइटर है जो उनकी मौजूदगी भांप गया। एमसी उसे पूरा नाम लेकर पुकारता है, दोआन ह्यू ब्याओ। बॉक्सर चौंक जाता है और पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। गैविन याद करता है कि अपोक्लिप्स में एक फाइटर बहुत ताकतवर एबिलिटी यूजर बना था। ब्याओ बताता है कि जैक ने उसे भेजा है और वो उसकी हड्डियां तोड़ने वाला है। एमसी उसे जाने को कहता है, लेकिन ब्याओ गुस्से में हमला करता है। गैविन आसानी से बचता है और कहता है कि वार बहुत स्लो था। दूसरा हमला भी नाकाम रहता है और एमसी उसके पेट में पंच मार देता है। गुंडे अपने बॉस को गिरते देखकर सन रह जाते हैं। ब्याओ उठकर कहता है कि कुछ गड़बड़ है। एमसी पूछता है कि क्या वो हार मानता है, लेकिन बॉक्सर इनकार करता है। तब गैविन उसके ठुड्डी पर लात मार देता है। जमीन पर पड़े ब्याओ से वो पूछता है कि क्या आप काफी है। हार के बावजूद बॉक्सर मानने से इनकार करता है। एमसी को यह दिलचस्प लगता है और वो उसकी बहन को बचाने का ऑफर देता है, बदले में एक एहसान के लिए। ब्याओ चौंक कर पूछता है कि वो उसकी बहन की बीमारी के बारे में कैसे जानता है। गैविन बताता है कि उसे उसकी टर्मिनल इलनेस के बारे में पता है और वो इलाज के लिए लड़ रहा है। उम्मीद से भरकर ब्याओ पूछता है कि क्या वो सच में उसे बचा सकता है। गैविन कहता है कि वही अकेला है जो उसे बचा सकता है। ब्याओ तुरंत सरेंडर कर देता है और मिशन पूछता है। मिशन है जैक को पीटना और उससे जितना हो सके कैश निकालना। ब्याओ चुपचाप मान जाता है और अपने आदमियों को साथ चलने को कहता है। एक गुंडा पूछता है कि क्या बॉस सच में उस पर भरोसा करता है और ब्याओ कहता है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। दूसरे मैंशन में जैक सोचता है कि गैविन अब अस्पताल में होगा। वो जेनिया के साथ बेडरूम में मजे कर रहा होता है कि अचानक जोर की आवाज आती है। मां चिढ़कर दरवाजा खोलती है और सामने ब्याओ और उसके आदमी खड़े होते हैं। वो पूछती है कि वो कौन है। सब्र खोकर बॉक्सर उसे धक्का देता है और घर में घुस जाता है। औरत चिल्लाती है और बदतमीजी का इल्जाम लगाती है। ब्याओ झुंझलाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। कपल नीचे आता है और जैक ब्याओ से पूछता है कि क्या काम सही से पूरा हो गया। फिर वो गंदे काम की पेमेंट के तौर पर 2 लाख वाला कार्ड आगे बढ़ाता है, लेकिन लेने की बजाय बॉक्सर अमीर लड़के के पेट में जोरदार पंच मार देता है।
जैक सन रह जाता है और पूछता है कि जिसे उसने हायर किया था वही उस पर हमला क्यों कर रहा है। ब्याओ जैक की तरफ उंगली करता है और अपने आदमियों को बिना रहम के उस पर टूट पड़ने का आदेश देता है। सब मिलकर जमीन पर गिरे अमीर लड़के को लातों से मारने लगते हैं। हताश प्लेबॉय अपने रईस परिवार की ताकत से फाइटर को धमकाने की कोशिश करता है। तभी ब्याओ हाथ उठाकर अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है। जैक समझता है कि उसकी धमकी काम कर गई और अकड़ते हुए कहता है कि बॉक्सर ने गलती कर दी। तभी ब्याओ बताता है कि उसके नए बॉस ने उसे टांगने और मार जारी रखने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और बॉक्सर को पागल कहता है। घसीटे जाते हुए वो सोचता है कि ये नया बॉस आखिर है कौन और क्या वो गैविन हो सकता है। टांगे जाने पर प्लेबॉय बताता है कि उसकी ट्रांसफर लिमिट 10 मिलियन है। ब्याओ तुरंत उसे 10 मिलियन ट्रांसफर करने का आदेश देता है। मैंशन में एमसी का दोस्त उसे फोन पर आया एक मैसेज दिखाता है। वो क्लास ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताता है और एमसी तुरंत मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लोकेशन नॉर्थ न्यू सिटी के पास है वो अपना मन बदल लेता है। वो कंफर्म करता है कि वो जाएगा और उसी पल उसका फोन बज उठता है। कॉल पर बो होता है जो बताता है कि जैक से 10 मिलियन मिल चुके हैं। सीन बदलकर लॉटरी स्टोर पहुंचता है। एमसी टिकट याद करता है और कहता है कि उसे और सप्लाईज खरीदने के लिए रिजल्ट चेक करना होगा, लेकिन टिकट चेक करते ही वो चौंक जाता है क्योंकि वो लॉटरी नहीं जीत पाया। वो बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सोचता है, लेकिन फिर मान लेता है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि दुनिया में और कुछ नहीं बदला। तब उसे एहसास होता है कि सप्लाईज के लिए कैश जुटाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन स्टूडेंट्स कॉलेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। अचानक दोनों गोल्ड डिगर्स आ जाती हैं और उनमें से एक पूछती है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। गैविन पलटकर पूछता है कि वो क्यों ना आए। चश्मे वाली एक्सप्लेनेशन मांगती है और कहती है कि उन्हें बिल चुकाने के लिए 1 महीना काम करना पड़ा। बेपरवाह गैविन पूछता है कि इसमें उसका क्या लेना देना है। लड़की उसे लुभाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वो उनका कर्ज चुका दे तो वो कुछ भी करेंगी। बैंगनी बालों वाली भी जुड़ जाती है और 20,000 के बदले 1 रात की पेशकश करती है, लेकिन पलटवार करते हुए एमसी उनसे 40,000 उधार मांग लेता है। दोनों गुस्से से भर जाती हैं। तभी यानियल आता है और एमसी पूछता है कि उसकी आंखें सूजी हुई क्यों है। दोस्त बताता है कि अपोकलिप्स के बारे में अपने पिता को मनाने के लिए इतना रोया कि हाल ये हो गया। एमसी उसके तरीके से एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या प्लान काम किया। दोस्त बताता है कि नहीं, पिता ने घंटों तक इग्नोर किया और फिर पिटाई कर दी। गैविन उसे ढाढ़स देता है और कहता है कि हिम्मत मत हार, उसे भी अपोकलिप्स पर यकीन करने में वक्त लगा था। अचानक एक प्रोफेसर आता है और सभी स्टूडेंट्स को बस में चढ़ने को कहता है। बस के अंदर एमसी अपने दोस्त के पास बैठता है। मोटा दोस्त प्यास लगने की बात करता है और पानी मांगता है, लेकिन गैविन कहता है कि वो बोतल नहीं लाया। तभी एमसी के पास बैठी लड़की उसे पानी की बोतल ऑफर करती है। वो धन्यवाद देता है और तुरंत पानी यानियल को दे देता है। लड़की उसे एक्स से ब्रेकअप पर दिलासा देती है और कहती है कि उम्मीद है वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। एमसी कहता है कि वो दुखी नहीं है बल्कि खुश है कि उसने उसकी असली शक्ल देख ली। लड़की बताती है कि उसने सुना था जीनिया एक गोल्ड डिगर है और उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन गैविन मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवार के पास ज्यादा नहीं है। ये देखकर मोटा दोस्त समझ जाता है कि दोनों के बीच स्पार्क है, लेकिन एमसी उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद बस पहुंच जाती है। काउंसलर सबको उतरने को कहता है और इंटर्नशिप पोजीशंस अनाउंस करता है। वो बताता है कि इंटर्नशिप्स 3 फ्लोर्स में बटी हैं और पहला सबसे खराब है। वो तीसरे फ्लोर के नाम पढ़ना शुरू करता है। दोनों गोल्ड डिगर्स जश्न मनाती हैं क्योंकि हंटर ने जैसा वादा किया था उन्हें वही मिला। उनमें से एक पूछती है कि अब वो उससे किया वादा कैसे पूरा करेंगी। दोनों बस में एमसी की मदद करने वाली लड़की की तरफ देखती हैं और बैंगनी बालों वाली कहती है कि कोई परफेक्ट है, गांव से है, कोई कनेक्शंस नहीं है और ऊपर से वर्जिन है। काउंसलर दूसरे फ्लोर के नाम पढ़ता है। यानियल झुंझला जाता है क्योंकि उनका नाम अब भी नहीं आया। आखिर में प्रोफेसर कहता है कि बचे हुए 3 फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। सबसे बुरा ये कि कोई मायूस हो जाती है और कहती है कि वहां कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। दूसरे स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते हैं और हैरान होते हैं कि यानियल ऐसे टूटे फूटे लोगों के साथ कैसे फंस गया। एमसी काउंसलर से भिड़ता है और पूछता है कि यह फैसला किस आधार पर लिया गया। आदमी कहता है कि यह स्कूल का फेयर डिसीजन है और उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। गैविन सीधे उस पर झूठ बोलने और बेशर्म होने का आरोप लगाता है। प्रोफेसर गुस्से में उसे स्कूल से निकालने की धमकी देता है और सफाई देता है कि एक अमीर और एक गरीब को एक जगह डालना फेयर है। मोटा दोस्त भड़क जाता है और सबके सामने बता देता है कि प्रोफेसर ने उसके पिता से उगाही की कोशिश की थी। एक्सपोज होने पर काउंसलर उसे बदतमीज कहता है। यानियल फोन दिखाकर कहता है कि उसके पास ब्लैकमेल की रिकॉर्डिंग है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि उन्होंने हद पार कर दी है और प्रोफेसर की इज्जत नहीं कर रहे। दोनों गोल्ड डिगर्स भी करप्ट प्रोफेसर का बचाव करती हैं और कहती हैं कि ये तीनों नाशुक्रे हैं और इंटर्नशिप के लायक भी नहीं। एमसी चिढ़कर उसे चुप रहने को कहता है। बुली उसे बेवकूफ कहता है और ताना मारता है कि जीनिया के छोड़ने के बाद वो पागल हो गया है। बिना सोचे एमसी उसके चेहरे पर घूसा मार जाता है। लड़का गुस्से में झपटता है, लेकिन गैविन आसानी से वार रोक लेता है। अपनी ताकत देखकर बुली सन्न रह जाता है। गैविन उसे 2 थप्पड़ मारता है और याद दिलाता है कि उसने जाने को कहा था। डर के मारे बुली प्रोफेसर से कहता है कि गैविन पागल हो गया है। एमसी फिर एक पंच मारता है और पूछता है कि क्या उसे सुनाई नहीं दिया। काउंसलर गुस्से में माफी मांगने को कहता है, लेकिन गैविन घूमकर उसे भी जोरदार थप्पड़ मार देता है। मोटा दोस्त खुश होकर कहता
कहता है कि ये देखकर बहुत सुकून मिला। काउंसलर इंटर्नशिप से निकालने की धमकी देता है, लेकिन गैविन एक हुक मारकर कहता है कि उसे परवाह नहीं। दोनों जमीन पर पड़े होते हैं और एमसी दोस्त को चलने को कहता है। यानियल फिक्रमंद होकर पूछता है कि कुई कुई का क्या होगा। एमसी लड़की को साथ चलने का न्योता देता है, जिससे वो असहज हो जाती है। गोल्ड डिगर्स बीच में कूदकर कहती हैं कि वो उसका ध्यान रखेंगी और प्रोफेसर सिर्फ गैविन को निकालना चाहता है। वो कुई कुई को बहकाती हैं कि एमसी के साथ गई तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कुई कुई अलविदा कहती है और एमसी को संभल कर रहने को कहती है। तब गैविन दोस्त से कहता है कि अब बिजनेस का टाइम है। दोनों एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क पहुंचते हैं। दोस्त बताता है कि ये प्रोविंस का सबसे बड़ा है। यानियल पूछता है कि क्या यहीं से सप्लाईज लेने का प्लान है और कहता है कि अंदर घुसना भी नामुमकिन होगा। तभी एमसी एक हायरिंग साइन देखता है और दोस्त को बुलाता है। वो रिक्रूटर से पूछता है कि क्या हायरिंग चल रही है। आदमी घमंड से जवाब देता है कि फिलहाल सिर्फ महिलाओं को रखा जा रहा है। मोटा दोस्त घबरा जाता है और पूछता है कि अब क्या करेंगे। एमसी एक आइडिया सोचता है और दोस्त को कुई कुई को बुलाने भेजता है। उधर इंटर्नशिप ऑफिस में सब मेहनत से काम कर रहे होते हैं। चश्मे वाली बताती है कि हंटर का कॉल आया था और मिस्टर जियांग को तुरंत एक लड़की चाहिए। शातिर मुस्कान के साथ दोनों तय करती हैं कि कुई कुई इसके लिए परफेक्ट है। वो उसकी डेस्क पर जाकर हालचाल पूछती हैं। खुश कुई कुई धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने यहाँ वो सीखा जो स्कूल में कभी नहीं मिलता। एक ताना मारती है कि यही कलीग्स करते हैं। बैंगनी बालों वाली पूछती है कि क्या उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा है। वो मना करती है। चश्मे वाली एक्साइट होकर उसे बॉयफ्रेंड सेट करने की पेशकश करती है। कुई कुई मना करती है और कहती है कि वो बस काम करना चाहती है, लेकिन दोनों जिद करती हैं कि अमीर बॉयफ्रेंड से ज्यादा पैसा आएगा। बिना मौका दिए वो उसे घसीट कर ले जाती हैं। वो एक शानदार कमर्शियल बिल्डिंग पहुंचती हैं। कुई कुई भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों कहती हैं कि वो आ चुकी हैं और आदमी अच्छा है। कमरे में जाकर वो उसे जियांग नाम के सज्जन से मिलवाती हैं। बूढ़ा आदमी घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है कि लड़की बहुत प्योर लगती है। बैंगनी बालों वाली कुई कुई को आगे धकेलती है और उसे उसका नया बॉयफ्रेंड बताती है। खुश होकर बूढ़ा आदमी दोनों को 30,000 देता है। गोल्ड डिगर्स अलविदा कहती हैं और मजे करने को कहती हैं। कुई कुई गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती हैं। कमरे में फंसी लड़की से बूढ़ा आदमी और पैसे का लालच देता है। कुई कुई पीछे हटती है और धमकी देती है कि वो पुलिस बुलाएगी। जियांग फंसता है और कहता है कि सारे गार्ड्स उसके दोस्त हैं। कोने में फंसी कुई कुई उससे छोड़ने की भीख मांगती है। बूढ़ा आदमी उसका हाथ झटक देता है और फोन गिरा देता है। वो कहता है कि यहाँ से कोई औरत सही सलामत नहीं गई। जमीन पर पड़ा फोन बजता है। एमसी का कॉल होता है। लॉजिस्टिक्स पार्क में एमसी को फोन की वाइब्रेशन महसूस होती है। वो देखता है कि कुई कुई कॉल कर रही है। वो पूछता है क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी फोन कुचल देता है। फिर वो लड़की से कहता है कि अपनी किस्मत स्वीकार कर ले, क्योंकि वो उसे बहुत सक्सेसफुल बनाने वाला है। चुई चुई मना कर देती है और पास रखा हुआ गमला उठा लेती है। कहती है कि सरेंडर करने से बेहतर है वो यहीं मर जाए। शहर के दूसरे छोर पर एमसी को अजीब लगता है कि कॉल अचानक कट गई। तभी उसे एहसास होता है कि चुई चुई के साथ कुछ बुरा हो गया है और वो तुरंत वहां लौटने का फैसला करता है। उधर लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है और गमला उस घिनौने बूढ़े आदमी की तरफ फेंक देती है। आदमी इस हमले से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। फिर वो लड़की को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बिल्डिंग में दोनों दोस्तों को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मोटा दोस्त अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पहचानता तक नहीं। सब्र खोकर एमसी गार्ड को धक्का देता है और रास्ते से हटने को कहता है। गैविन बताता है कि चुई चुई तीसरी मंजिल पर है और वो सीधे वहीं जा रहे हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है मिस्टर जियांग को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। एमसी पलटकर कहता है कि वो मिस्टर जियांग का पिता है, इसलिए उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं। गार्ड पूछता है कि इतनी कम उम्र में वो बॉस का पिता कैसे हो सकता है। तभी उसे समझ आता है कि मामला गड़बड़ है। वो घबरा जाता है और इंट्रूडर्स को रोकने के लिए बैकअप चिल्लाने लगता है। एमसी आखिरकार तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। एलिवेटर से निकलते ही उसका सामना दोनों गोल्ड डिगर से होता है। वो हैरान होकर पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन एमसी सख्त लहजे में पूछता है कि चुई चुई कहाँ है। बैंगनी बालों वाली कहती है कि वो इंटर्न नहीं है और उसे पूछने का कोई हक नहीं। गैविन डरावनी आवाज में सवाल दोहराता है। लड़की अकड़ दिखाते हुए कहती है कि ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। सब्र टूटते ही हमारा हीरो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और जमीन पर गिरा देता है। चश्मे वाली भड़क उठती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसने उसकी दोस्त पर हाथ उठाया। गैविन उसे भी थप्पड़ मार देता है और वो भी गिर जाती है। दोनों जमीन पर पड़ी होती हैं और वो तीसरी बार पूछता है कि उनकी कलीग कहाँ है। डर के मारे वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं और बताती हैं कि चुई चुई मिस्टर जियांग के ऑफिस में है। बैंगनी बालों वाली चेतावनी देती है कि बॉस बहुत पहुंचा हुआ है, लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देता है। कमरे के अंदर लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है और घिनौना बूढ़ा आदमी एमसी को दफा होने को कहता है। गैविन सख्ती से कहता है कि वो लड़की को तुरंत
तुरंत छोड़ दे। चिढ़कर जैंग पूछता है कि क्या उसे पता है वो किससे बात कर रहा है। बिना डरे एमसी बूढ़े की उंगली पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे जैंग दर्द से चीख उठता है। हताश होकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगता है। गैविन झुंझलाकर उस कमीने के चेहरे पर जोरदार लात मारता है। फिर वो चुई चुई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की कहती है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा। उसी पल सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ हंगामा कौन कर रहा है। बूढ़ा उठकर अपने आदमियों को दोनों इंट्रूडर्स को खत्म करने का आदेश देता है। दोनों गोल्ड डिगर्स खुश होकर सोचती हैं कि एमसी की पिटाई होनी चाहिए। अचानक एक गार्ड हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे दोनों लड़कियों से टकराता है। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड जमीन पर पड़े होते हैं और लड़कियां सन्न रह जाती हैं। घिनौना बॉस डर से कांपते हुए पूछता है कि अब एमसी उससे और क्या चाहता है। गैविन ठंडे लहजे में कहता है कि वो ये पक्का करेगा कि उसे फिर कभी औरतों के बारे में सोचने का मौका न मिले, और फिर वो बूढ़े के प्राइवेट पार्ट्स पर घातक वार करता है। जैंग पूरी तरह खत्म हो जाता है। एमसी दूसरी तरफ मुड़ता है और डरावनी नजर से दोनों गोल्ड डिगर्स को देखता है। घबराकर वो खुद को बचाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठा सकता। एमसी उनकी गुहार अनसुनी करता है और चश्मे वाली को थप्पड़ मारता है। फिर बैंगनी बालों वाली को थप्पड़ मारकर चेतावनी देता है कि उसने उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी काम की है। वो दोस्तों को इमारत छोड़ने को कहता है और दोनों लड़कियां जमीन पर टूटी फूटी पड़ी रह जाती हैं। एक गोल्ड डिगर बॉस की मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो पुलिस बुलाएगी, लेकिन बूढ़ा उसे थप्पड़ मारता है और अस्पताल ले चलने को कहता है। फिर वो फोन निकालकर किसी को कॉल करता है ताकि उस लड़के का अंत किया जा सके। बाहर कुई कुई एमसी का शुक्रिया अदा करती है। वो कहता है कि ये कुछ नहीं था और उससे उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है। कुई कुई दुख जताती है कि उसकी इंटर्नशिप चली गई और अब उसे नौकरी कैसे मिलेगी उसे समझ नहीं आ रहा। एमसी उसे नौकरी दिलाने की पेशकश करता है। लड़की खुशी से भर जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसे नौकरी दिला सकता है। तीनों फिर लॉजिस्टिक्स पार्क लौटते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो यहाँ काम करे। एमसी हाँ कहता है। वो बताती है कि ये वेयरहाउस मैनेजर की पोस्ट है और उसके पास फाइनेंस की डिग्री है। गैविन उसे हौसला देता है और कहता है कि हर काम की अपनी कीमत होती है और वो कहीं भी चमक सकती है। रिक्रूटर चिढ़कर पूछता है कि वो जॉब लेनी है या नहीं क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो रहा है। गैविन उसे अप्लाई करने को कहता है और वो नौकरी स्वीकार कर लेती है। एमसी अलविदा कहता है और बताता है कि वो कुछ दिनों में आकर देखेगा कि वो कैसी है। यानियल टिप्पणी करता है कि फाइनेंस में होते हुए सिक्योरिटी जॉब लेना बेवकूफ़ी है, लेकिन एमसी कहता है कि उसकी यही सादगी उसे ये मौका दिला पाई। लॉजिस्टिक्स पार्क से निकलते ही गैविन कहता है कि अब घर चलने का वक्त है। अचानक एमसी के सिर पर गन तान दी जाती है और उन्हें हिलने से मना किया जाता है। ये मिस्टर लो के गूंज होते हैं। दोनों दोस्त हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हैं। ठग चेतावनी देता है कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अब उनके शरीर बॉस की मिल्कियत है। यानियल पूछता है कि क्या वो सच में इनके साथ जाएंगे क्योंकि वो उन्हें आसानी से हरा सकता है। गैविन कहता है कि साथ चलो, असली शो अब शुरू होगा। वो एक सुनसान वेयरहाउस पहुंचते हैं। एक गून उन्हें वैन से उतरने को कहता है। डरा हुआ मोटा दोस्त बताता है कि ये सबर्ब्स की अबैंडन्ड फैक्ट्री है। एक गून देरी से चिढ़कर उन्हें अंदर जाने को कहता है। तभी एमसी अचानक घूमता है, तेजी से उसे डिसार्म करता है और गन छीन लेता है। बिना सोचे वो गोली चलाता है जो गून के सिर के बीचों बीच लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर सारे गून्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एमसी उनसे तेज होता है और सटीक शॉट से सबको गिरा देता है। मोटा दोस्त हैरान रह जाता है और उसकी तारीफ करता है। कहता है कि वो इलीट मार्क्समैन है। एमसी यानियल को बुलेट्स की मैगजीन देता है और कहता है कि जरूरत पड़े तो खुद को बचाना। उसे याद आता है कि अपोक्लिप्स में उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, इसलिए उसने जिंदा रहने के लिए निशाना साधा था। यानियल अजीब ढंग से गन पकड़ता है और कहता है कि उसे चलाना नहीं आता। एमसी पूछता है कि क्या वो शूटिंग गेम्स खेलता है। यानियल गर्व से कहता है कि वो प्रो है। गैविन कहता है कि अभी इसे भी गेम समझकर खेल ले। सीन वेयरहाउस के अंदर कट होता है जहां एक ट्रक खड़ा है और लोग सामान उतार रहे हैं। ट्रक देखकर डैनियल ZY बायोटेक का लोगो पहचान लेता है और हैरान होता है कि दुनिया की टॉप 3 बायो कॉर्पोरेशंस में से एक यहाँ क्यों है। एमसी बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में ZY बायोटेक को ह्यूमैनिटी का सेवियर माना गया था, लेकिन अब उसे शक है कि वो इतने सीधे नहीं हैं। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में 2 गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा लड़का तेजी से गोली चलाता है और दोनों को गिरा देता है। वो एक बॉडी से आईडी कार्ड उठाकर कंफर्म करता है कि वो सच में ZY बायोटेक के एम्प्लॉय थे। वेयरहाउस के अंदर एक ब्लॉन्ड औरत मिस्टर लो से बात कर रही होती है। कहती है कि बिजनेस करके खुशी हुई और ZY बायोटेक को दिए गए फ्रेश पार्ट से वो बहुत खुश हैं। मिस्टर लो जवाब देता है कि ये उसका सम्मान है और बताता है कि 2 और फ्रेश लिविंग पार्ट्स जल्द ही आएंगे ताकि 6 का सेट पूरा हो सके। तभी वो मुड़ता है और गैविन हो यानियल को आता देख चौंक जाता है। वो औरत से मजाकिया लहजे में कहता है कि ये बैच के आखिरी 2 पार्ट्स हैं और पूछता है कि क्या वो इन्हें जिंदा देखकर खुश है। ZY बायोटेक की औरत को जिज्ञासा होती है और वो पूछती है कि पार्ट्स के पास गन्स क्यों हैं। मिस्टर लो को एहसास होता है कि वो आर्म्ड हैं, लेकिन कुछ कहने से पहले ही गैविन बिना हिचक गोली चला देता है। गोली मिस्टर लो के घुटने में लगती है और वो दर्द से चीखते हुए गिर जाता है। अपने आदमियों को पकड़ने का आदेश देता है।
एमसी गूंज पर फायरिंग शुरू कर देता है और सबको ढेर कर देता है। औरत उसकी सटीक निशानेबाजी से प्रभावित होती है, जबकि घायल बॉस सबको उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाता है। गैविन यानियल को छिपे रहने को कहता है और खुद बचे हुए दुश्मनों को निपटाने लगता है। गुस्से में मिस्टर लो चिल्लाता है कि इतने सालों में किसी ने उसके इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की और अपने आदमियों को उन्हें कुचलने का आदेश देता है, क्योंकि अब उसे उनके ऑर्गन्स नहीं चाहिए। एमसी पागलपन भरी प्रिसीजन से गूंज को खत्म करता रहता है। बाकी गार्ड्स और जीवाई वाली औरत उसकी रफ्तार देखकर दंग रह जाते हैं और गोली चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे गूंज ढेर होकर औरत के पैरों के पास गिर जाते हैं। सारे दुश्मन जमीन पर पड़े होते हैं। गैविन और उसका दोस्त दोनों सर्वाइवर्स के पास जाते हैं। औरत पूछती है कि वो क्या चाहते हैं। एमसी गन तानकर पलटवार करता है कि उसे पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्या चाहती है। मिस्टर लो इस हिम्मत से चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या ऐसा पंक उनके प्लान जानने के काबिल है। जवाब में हमारा हीरो फिर गोली चलाता है और ट्रैफिकिंग बॉस के कंधे में मारता है। वो ठंडी नजर से उसे देखता है और कहता है कि अब वही बात दोहराए, क्योंकि अब वो घुटनों पर बैठा है और घायल बाजू पकड़े हुए है। मिस्टर लो खुद को संभालते हुए चेतावनी देता है कि वो आसानी से डरता नहीं और लड़के को पता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। एमसी यानियल की तरफ मुड़ता है और उसे बॉस को खत्म करने का आदेश देता है। मोटा दोस्त ये सुनकर सन्न रह जाता है। गैविन ठंडी गंभीर नजर से आदेश दोहराता है और जोर देता है कि वो वही करे जो कहा गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर लो जमीन से गिरी गन पकड़ता है और कहता है कि वो सब नर्क जाएं, लेकिन यानियल तेज निकलता है और आंखें बंद करके गोली चला देता है। आखिरी पलों में मिस्टर लो स्तब्ध रह जाता है जब गोली उसके माथे को चीर देती है। बॉस की लाश देखकर मोटा दोस्त घबरा जाता है और समझ जाता है कि उसने किसी की जान ले ली है। गैविन फिर जीवाई की औरत की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लो कचरा था और उसका नॉलेज उसके सामने कुछ भी नहीं है। हैरान औरत पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है और वो आखिर है कौन। हमारा लड़का जवाब देता है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, लेकिन अगर जिद है तो वो उसे डैडी कह सकती है। ताने को सुनते ही वो औरत गुस्से से भर जाती है और उस पर चिल्लाती है कि इतनी बदतमीजी ना करे, लेकिन एमसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बिना झिझक उसकी टांग में गोली मार देता है। औरत दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। जिवई बायोटेक की एग्जीक्यूटिव उसे धमकाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसने उसके ऊपर हमला करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है, लेकिन एमसी उसे पूरी तरह अनदेखा करता है और बिना एक पल गवाए उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है। फिर वो पास जाकर कहता है कि उसे उसकी बेकार धमकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेबस होकर औरत गोली ना मारने की भीख मांगती है और खुलासा करती है कि लो द्वारा दिए गए ह्यूमन ऑर्गन्स का इस्तेमाल वे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए करते हैं। ये सुनकर हमारा लड़का पूछता है कि आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वो बताती है कि वे ह्यूमन एवोल्यूशन और बायो वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वो उसे वहां ले जाने को तैयार है। ये सुनते ही गैविन को मैंटिस गॉड ऑफ वॉर की फ्लैशबैक याद आ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो क्रीचर इन्हीं एक्सपेरिमेंट से बना था जो अपोकलिप्स से भी पहले शुरू हो चुके थे। औरत हैरान होकर पूछती है कि उसे इतने गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता है। उसी वक्त यानियल एक बॉक्स खोल देता है और डर के मारे चीख पड़ता है, क्योंकि वो ह्यूमन ऑर्गन से भरा होता है। हालात को देखते हुए एग्जीक्यूटिव एमसी को रिक्रूट करने की कोशिश करती है और अनइमेजिनेबल वेल्थ और पावर का लालच देती है अगर वो जिवई बायोटेक ज्वाइन कर ले, लेकिन एमसी बिना सोचे ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। निराश होकर औरत जिंदा छोड़ने की गुहार लगाती है और कहती है कि वो अभी भी काम की हो सकती है। गैविन पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकती है। औरत उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अपने मुंह से बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन ये चाल काम नहीं करती क्योंकि गैविन सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वो ठंडे स्वर में कहता है कि वो अपने मुंह से गोली भी नहीं रोक पाई। इसके बाद गैविन उसकी लाश की तलाशी लेता है और जिवई बायोटेक हेडक्वार्टर्स का वीआईपी एक्सेस कार्ड पा लेता है। सीन दूसरी जगह कट होता है जहां मिस्टर ज़ियांग गुस्से में आग बबूला है कि जिवई बायोटेक में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो पूछता है कि इतनी हिम्मत किसने की। वो कहता है कि इन्वेस्टर होने के नाते उसे सच जानने का हक है और उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तभी हंटर उससे मिलने आता है। घिनौना बूढ़ा बदले की नज़र से हंटर को गैविन नाम के लड़के को निपटाने का आदेश देता है। वो कहता है कि उसका एमसी से पहले से पर्सनल इशू है और वादा करता है कि कुछ ही दिनों में उसका एक हाथ ला कर देगा। मैंशन में वापस मिस्टर जाओ रिपोर्ट करता है कि मेन स्ट्रक्चर को इतना रीइंफोर्स कर दिया गया है कि अब टैंक भी उसे नहीं तोड़ सकता। वो बताता है कि वेंटिलेशन और अंडरग्राउंड वाटर समेत इंटरनल रेनोवेशन एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। एमसी उसके काम की सराहना करता है। तभी एक औरत आती है और खुद को रेजिडेंस कमिटी की आंट लियू बताकर नए पड़ोसी का स्वागत करती है। गैविन भी शालीनता से अपना परिचय देता है। कुछ देर बाद वो उसे नेबरहुड चैट ग्रुप में जोड़ने का न्योता देती है। जुड़ते ही औरत कंस्ट्रक्शन के कार्डबोर्ड बॉक्सेस देखकर पूछती है कि क्या वो उन्हें ले जा सकती है, क्योंकि शायद अब उसकी जरूरत नहीं होगी। गैविन कहता है कि उसे बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल घर के अंदर आना कन्वीनियंट नहीं है। आंट लियू जिद करती है और कहती है कि वो काट ले आएगी। मजबूर होकर
गैविन सख्ती से कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में देरी ना करे। औरत उसे कंजूस कहती है। गैविन डिप्लोमेटिकली कहता है कि वो 1 हफ्ते में खुद बॉक्सेस उसके घर पहुंचा देगा, लेकिन आंट ल्यू मना कर देती है और अभी बॉक्सेस मांगती है। डर है कि कहीं कोई और उन्हें बेच ना दे। सब्र टूटते ही एमसी गुस्से में उसे दफा होने के लिए चिल्ला देता है। औरत चौंक जाती है और पूछती है कि एक लड़का होकर वो लोगों को गाली कैसे दे सकता है। गैविन उसे सीधी धमकी देता है कि या तो चली जाए वरना अच्छी पिटाई करेगा। जाते जाते औरत बड़बड़ाती है कि आजकल के बच्चों में कोई तमीज नहीं और धमकी देती है कि उसे जल्द ही फल मिलेगा। सीन जैक पर कट होता है, जो वन आई ड्रैगन नाम के आदमी के नेतृत्व वाले घूंस को 5 लाख रुपीज ऑफर करता है। वन आई ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर बहुत उदार है और वास्ट ड्रैगन ग्रुप के एम्प्लॉय होने के नाते सेवा करना उनका फर्ज है। जैक साफ करता है कि ये पर्सनल मैटर है और बस एक ही मांग है, गैविन क्लार्क को दुनिया से गायब कर देना, बिना किसी सबूत के। वन आई ड्रैगन शातिर मुस्कान के साथ खुद को प्रोफेशनल हिटमैन बताता है और भरोसा देता है कि एमसी उसी रात बिना निशान छोड़े गायब हो जाएगा। असैसिन्स को जाते देखते हुए जैक गंभीर स्वर में कहता है कि गैविन को अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे कितनी ताकत है और वो उसे उंगली चटकाने में खत्म कर सकता है। सीन रात के लग्जरी होटल में बदलता है। वन आई ड्रैगन का बॉस पूछता है कि क्या उसे यकीन है। गून पुष्टि करता है कि गैविन प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा हुआ है। बॉस सबको अलर्ट रहने का आदेश देता है और कहता है कि लड़का भागने ना पाए। उधर स्वीट के अंदर एमसी सोफे पर आराम करता है और सोचता है कि रीबॉर्न होने के बाद से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो सोचता है कि 3 दिन में प्लान का सबसे अहम स्टेज शुरू होगा और वही सब कुछ तय करेगा। अचानक गैविन को बाहर से आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के दूसरी ओर वन आई ड्रैगन गन लेकर धीरे धीरे स्वीट की तरफ बढ़ रहा होता है। हलचल महसूस कर एमसी समझ जाता है कि जैक का भेजा हुआ गून है और वो उनका गेम खेलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हंटर का गैंग भी पहुंच जाता है। एक गून टारगेट को हल्के में लेता है, लेकिन हंटर चेतावनी देता है कि लापरवाही ना करे क्योंकि गैविन पहले भी एक ग्रुप को हरा और लूट चुका है। हंटर का आदमी ट्रैंक्युलाइजर गन दिखाता है और कहता है कि इस बार पूरी तैयारी है। हंटर आखिरी आदेश देता है, गैविन को बुरी तरह पीटना है और उसका एक कान काटकर मिस्टर जियांग को प्रूफ भेजना है। स्वीट के अंदर एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि आज का दिन मजेदार होता जा रहा है। वो लाइट्स बंद कर देता है। लाइट्स जाते ही वन आई ड्रैगन मान लेता है कि टारगेट सो रहा है और हमला करने का आदेश देता है। हंटर का गैंग भी यही समझकर अंदर घुसता है। दोनों असैसिन ग्रुप्स अंधेरे में ऑपोजिट साइड से घुसते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर। वन आई ड्रैगन को हलचल दिखती है और वो रुकने का इशारा करता है। वो हंटर की सिलुएट पर गन तानकर उसे हिलने से मना करता है, उसे टारगेट समझकर। हंटर पलटकर कहता है कि असल में उसे नहीं हिलना चाहिए। वन आई ड्रैगन इस अकड़ से चिढ़ जाता है और पूछता है कि ये लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। हंटर चिल्लाता है कि शायद उसने स्क्रिप्ट गलत पढ़ ली है क्योंकि वो लाइन तो उसे बोलनी थी। वन आई ड्रैगन उसे बकवास करने वाला कहता है और धमकी देता है कि वो आज जिंदा नहीं जाएगा। हंटर गुस्से में अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। उधर वन आई ड्रैगन भी पेशेंस खो देता है और अपनी गूंज को टारगेट मारने को कहता है। अंधेरे में दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। हर कोई सोचता है कि सामने टारगेट और उसका बैकअप है। वन आई ड्रैगन का एक गूंज चेतावनी देता है कि टारगेट के पास बैकअप है। हंटर का आदमी भी चिल्लाता है कि टारगेट के पास बहुत बैकअप है और सबको सेफ स्पॉट से फायर करने को कहता है। एमसीए केओस मुस्कुराकर देखता है और सोचता है कि मूर्खों को खेलने दे। भयानक शूटआउट के बाद वन आई ड्रैगन गलती से लाइट स्विच दबा देता है। लाइट्स जलते ही वो जश्न मनाता है कि सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। लेकिन जमीन पर पड़ा घायल हंटर उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वन आई ड्रैगन भी हंटर वॉल्श को पहचान लेता है और पूछता है कि गैविन कहाँ है। हंटर चिल्लाता है कि वो भी वही पूछने वाला था क्योंकि वो भी लड़के को मारने आया था। तभी दोनों को एहसास होता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वन आई ड्रैगन गुस्से से चीखता है कि गैविन कब का निकल चुका होगा। 3 दिन बाद यानियल एमसी के पास खबर लेकर आता है। गैविन पूछता है कि क्या हुआ। मोटा दोस्त बताता है कि काउंसलर ची चैंगडोंग ने कनेक्शंस इस्तेमाल करके उसे स्कूल से एक्सपेल करवा दिया। गैविन हंसता है और कहता है कि अपोकलिप्स में डिप्लोमा बेकार होगा। यानियल कहता है कि काउंसलर का स्मग चेहरा क्लास चैट में देखना उसे बर्दाश्त नहीं। एमसी भरोसे से कहता है कि उसके पास सल्यूशन है। क्लास चैट में ची चैंगडोंग गैविन क्लार्क को एक्सपेल करने की अनाउंसमेंट करता है। बुली वैंग द खुशी मनाता है और काउंसलर खुद गैविन का मजाक उड़ाता है। मैसेजेस पढ़कर एमसी गंभीर चेहरा बनाता है और ग्रुप में मिडिल फिंगर की फोटो भेजकर काउंसलर ची चैंगडोंग को इडियट कहता है। काउंसलर आग बबूला हो जाता है और उसे बेरोजगार निकम्मा कहकर धमकाता है। तभी गैविन सबके सामने मैसेज डालता है जिसमें ची चैंगडोंग के प्रिंसिपल ली की पत्नी के साथ लंबे अफेयर का खुलासा करता है, मीटिंग प्लेसेस और सर्विलेंस फुटेज का जिक्र करता है। यानियल ये देखकर सन्न रह जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। एमसी मुस्कुराकर बताता है कि पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के दौरान वो और काउंसलर स्कूल में फंसे थे और मोरालिटी खत्म होने पर उसने सब कबूल कर लिया था। घबराया काउंसलर ग्रुप डिसॉल्व करने का आदेश देता है और लीक्स पर धमकी देता है। यानियल हंसता है और चैट लॉग्स तुरंत स्कूल फोरम पर डाल देता है। इसके बाद एमसी कहता है कि अब चलने का वक्त है क्योंकि जरूरी काम बाकी है।
यानियल उत्सुक हो जाता है। गैविन पूछता है कि क्या उसके पिता अब भी नहीं मानते। दोस्त बताता है कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेजे जाने से बस एक कदम दूर है। गैविन उसे भरोसा देता है कि बिजनेस निपटाने के बाद वो खुद उसके साथ उसके पिता से मिलेगा और तब वो सब कुछ मान जाएंगे। सीन फिर एक काफी अंधेरी जगह पर कट होता है और यानियल पूछता है कि वहां आखिर कौन सा बड़ा इवेंट हो सकता है। तभी एमसी कहता है कि वे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दोनों एक घर के सामने रुकते हैं, जिसे देखकर यानियल नोट करता है कि नेबरहुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक अमीर परिवार का घर लगता है। अचानक घर के अंदर से एक आवाज गुस्से में शिकायत करती है कि शराब फिर से खत्म हो गई है। घर के अंदर एक नशे में धुत आदमी खाली बोतलों से भरे कमरे में बैठा होता है और कोने में एक पिंजरे के अंदर एक छोटी लड़की बंद होती है। आदमी गुस्से से पिंजरे की तरफ देखता है, लेकिन लड़की भी उसे घूरकर जवाब देती है। उसकी इस नज़र से आदमी चिढ़ जाता है, खाली बोतल पिंजरे की तरफ फेंक देता है और धमकाता है कि अगर उसने ऐसे ही देखा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। वो उसे एक बेकार बोझ कहता है और शिकायत करता है कि उसने उसकी माँ के लाए हुए सारे दहेज के पैसे उड़ा दिए हैं। वो तय करता है कि अब वो उनका घर बेच देगा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि घर बेचने से पहले वो उसे बेच देगा, क्योंकि वो कम से कम कुछ शराब की कीमत तो दिला ही देगी। ये कहते हुए आदमी पिंजरा खोलता है, लड़की के बाल जोर से पकड़ता है और उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता है। वो बताता है कि उसकी माँ ने शराब खरीदने से मना किया था, इसलिए उसने उसे पीट पीट कर मार डाला और धमकी देता है कि अगर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका भी वही हाल होगा। तभी लड़की उसका हाथ काट लेती है। उसकी इस हरकत से वो आग बबूला हो जाता है। हाथ उठाकर उसे मारने के लिए चिल्लाता है कि आज वो भी अपनी माँ के पास जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सामने का दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ दिया जाता है। घर के एंट्रेंस पर एमसी और उसका दोस्त यानियल गंभीर चेहरे के साथ खड़े होते हैं, पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार। आदमी लड़की को पकड़े हुए खड़ा होता है और पूछता है कि वे कौन है। इस पर गैविन पलटकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? एक फ्लैशबैक में एमसी बताता है कि ये आदमी फैंग क्वे है, एक घटिया गुंडा जिसे अपोकलिप्स की शुरुआत में हाइपर स्पेस एबिलिटी मिली थी और जो गवर्नमेंट के लिए सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करके नेशनल हीरो बन गया था। लेकिन उसे याद आता है कि फैंग क्वे ने सबको धोखा दिया और भारी मात्रा में सप्लाईज लेकर भाग गया, जिसकी वजह से 10 लाख लोग भूख और ठंड से मर गए। फ्लैशबैक के आखिर में दिखता है कि फैंग क्वे का अंत भी बुरा हुआ जब वो एक आइस डीमन के पंजों में मारा गया और उसकी चोरी की सारी सप्लाईज हमेशा के लिए गायब हो गई। वर्तमान में लौटकर एमसी लड़की को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसके बारे में कभी नहीं सुना था। तभी फैंग क्वे उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर समझ लेता है और लड़की को $100 एक्स्ट्रा में बेचने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि थोड़ी देर बाद तो वो वैसे भी उसे मार डालता। ये सुनते ही यानियल गुस्से से फट पड़ता है और उसे जानवर कहता है, जिससे फैंग क्वे उलझन में पड़ जाता है। मोटा दोस्त फिर दोहराता है और कहता है कि वो सूअर या कुत्ते से भी बदतर है। फैंग को इस हिपोक्रेसी पर गुस्सा आता है और वो यानियल को ही ह्यूमन ट्रैफिकर कहकर ताना मारता है, ये बोलते हुए कि वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन एमसी का दोस्त इस आरोप से इनकार करता है और कहता है कि वो उसके जैसा घटिया इंसान नहीं है। फैंग क्वे बोतल उठाकर धमकी देता है कि वो उसके सिर के टुकड़े कर देगा। इससे पहले कि वो हमला कर सके, यानियल गोली चला देता है और फैंग क्वे की टांग में सीधा निशाना लग जाता है। गैविन अपने दोस्त की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी एम हर दिन बेहतर हो रही है। जमीन पर गिरा हुआ और घायल टांग पकड़े हुए फैंग क्वे गुस्से में पूछता है कि वे आखिर हैं कौन। यानियल चेतावनी देता है कि वो फैंग क्वे जैसे स्कमबैग को बचकर नहीं जाने देगा। तभी लड़की मौका देखकर टूटी हुई बोतल से फैंग क्वे के सिर पर वार कर देती है। ये देखकर एमसी और यानियल दोनों उसकी हरकत से पूरी तरह चौंक जाते हैं। सिर से खून बहने लगता है और फैंग क्वे गुस्से से उसे कहता है, इस बात पर यकीन न करते हुए कि उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की। बिना उसे संभलने का मौका दिए लड़की फिर से हमला करती है। जमीन पर बुरी तरह घायल फैंग क्वे धमकी देता है कि वो उसे जिंदा चमड़ी उतार देगा। शुद्ध गुस्से से भरी नजर के साथ लड़की दोनों हाथों से टूटी बोतल उठाती है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो उस पर बेरहमी से वार करने लगती है। यानियल बीच में पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी उसे रोक देता है और कहता है कि लड़की को अकेला छोड़ दे। एमसी समझ जाता है कि ये दबे हुए नफरत का नतीजा है और अगर अभी उसे वेंट करने से रोका गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की तब तक हमला करती रहती है जब तक टूटी बोतल पूरी तरह खून से सनी नहीं हो जाती। फैंग क्वे की लाश जमीन पर पड़ी होती है और लड़की उसके पास खड़ी गुस्से से कांप रही होती है। ये दृश्य देखकर यानियल दहशत में चिल्लाता है कि वो मर चुका है, लेकिन एमसी ठंडे स्वर में कहता है कि उसके जैसे इंसान को यही अंजाम मिलना चाहिए था। गैविन चेतावनी देता है कि समय लगभग आ चुका है और अपने दोस्त से कहता है कि वो लड़की को साफ सुथरा और शांत होने के लिए ले जाए, जबकि वो खुद छत पर जाता है।
इमारत की छत पर एमसी रात के आसमान में मीटियोर शार को गुजरते हुए देखता है, जिनमें से एक मीटियोर बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार होता है। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि एपोक्लिप्स से पहले मिलने वाला सबसे बड़ा मौका आखिरकार आ गया है। तभी वो अपनी बाहें फैलाता है और आसमान से उतरती सुनहरी रोशनी में पूरी तरह लिपट जाता है, जो मीटियोर की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ ही पलों बाद वो जीत की मुस्कुराहट के साथ चिल्लाता है कि आखिरकार उसे वही मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। नई एबिलिटी के साथ वो खुद को एक विशाल हाइपर स्पेस में तैरता हुआ पाता है, जो दर्जनों फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा होता है, और समझ जाता है कि अब वो जितनी चाहे उतनी सप्लाईज जमा कर सकता है। फिर सीन वापस छत पर रियलिटी में आता है, जहां उसे नीचे सड़क से आती हुई एक बजिंग आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। नीचे देखते हुए एमसी हैरान रह जाता है जब उसे इमारत के सामने एक पुलिस कार खड़ी दिखाई देती है। बाहर हथकड़ी लगा एक गंजा आदमी घर की ओर इशारा करता है और पुलिस से कहता है कि यही वो जगह है जहां फैंकी उसे एक लड़की बेचने वाला था। ये सुनते ही लीड ऑफिसर सभी यूनिट्स को रेडी रहने और जगह पर रेड करने का आदेश देता है। इधर घर के अंदर लड़की अब साफ हो चुकी है और नए कपड़े पहने हुए है। यानियल टिप्पणी करता है कि अब जब वो साफ हो गई है तो ये छोटी बहन काफी क्यूट लग रही है। तभी एमसी चेतावनी देता है कि अथॉरिटीज बाहर हैं। ये सुनकर मोटा दोस्त घबरा जाता है। उसे याद आता है कि बॉडी और वेपन्स अभी भी उनके पास हैं, लेकिन हमारा लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि पहले जहां उनके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन था, अब कहानी अलग है। एक हल्के से जेस्चर के साथ वो अपनी नई हाइपरस्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और फेंग क्वे की लाश को यानियल की आंखों के सामने ही गायब कर देता है। ये देखकर यानियल पूरी तरह शॉक में आ जाता है। कुछ ही पलों बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और सबको फ्रीज रहने के लिए चिल्लाती है। लीड ऑफिसर उन पर गन तानकर पूछता है कि फेंग क्वे कौन है। गंजा आदमी कहता है कि उनमें से कोई भी फेंग की नहीं है। इसके बाद ऑफिसर दोनों लड़कों की ओर मुड़कर पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। एमसी खुद को गैविन बताता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो लड़की का दूर का कजन है और बस उसे देखने आया था। फिर यानियल भी अपना परिचय देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक क्लासमेट है जो दोस्त के साथ आया था। ऑफिसर छोटी लड़की के सामने घुटने टेकता है और नरम आवाज में उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है कि उसका नाम सिक्सी है। इस पर ऑफिसर हमारे हीरो की ओर इशारा करके सिक्सी से पूछता है कि क्या वो उसे सच में जानती है। लड़की एमसी की कहानी की पुष्टि करती है और कहती है कि वो उसका कजिन है क्योंकि उसकी मां ने उसके बारे में बताया था। जवाब से संतुष्ट होकर ऑफिसर अलविदा कहता है और उन्हें बताता है कि अगर फेंकी के बारे में कोई सुराग मिले तो तुरंत संपर्क करें। पुलिस के जाते ही यानियल राहत की सांस लेता है और कहता है कि वे आखिरकार बच निकले और तुरंत निकलने का सुझाव देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है सिक्सी उसे रोक लेती है। तब यानियल को एहसास होता है कि वे लगभग सिक्सी को भूल ही गए थे और वो सोचता है कि अब फेंकी के चले जाने के बाद उसका क्या होगा। एमसी लड़की की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वो उनके साथ जाना चाहती है। सिक्सी सिर हिलाकर हाँ कह देती है। यानियल जोर देता है कि उन्हें उसे साथ ले जाना चाहिए। गैविन मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वो फ्री लोडर्स को सपोर्ट नहीं करता। फिर वो उसे टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उसे इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है। लड़की एक्साइटेड स्माइल के साथ कहती है कि उसे अच्छे से आता है। एमसी हामी भर देता है और तीनों साथ निकल जाते हैं। सड़क पर चलते हुए यानियल कहता है कि उसे भूख लगी है और हॉटपॉट खाने का सुझाव देता है। सिक्सी से पूछता है कि क्या वो स्पाइसी खाना संभाल सकती है। इसके बाद सीन कट होकर अपोकलिप्स से 3 दिन पहले पर आता है। गैविन और यानियल एक आलीशान मैंशन की ओर चल रहे होते हैं। मोटा दोस्त कबूल करता है कि उसे अब भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं और आज उन्हें उसके पिता को मनाना ही होगा, चाहे जैसे भी। मैंशन के अंदर यानियल के पिता अखबार पढ़ रहे होते हैं और दोनों लड़कों पर चिल्लाते हैं कि बकवास बंद करें और निकल जाएं। यानियल अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि गैविन की कही हर बात सच है और आइस अपोकलिप्स 3 दिन में आने वाला है, लेकिन आदमी चिढ़ जाता है और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहता है ताकि उसकी चाय में खलल न पड़े। तभी एमसी अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और मेज से चाय का कप गायब कर देता है। कप गायब देखकर यानियल के पिता पूरी तरह उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी चाय कहाँ चली गई। गैविन बताता है कि वही इसे ले गया है और यही वो सुपर पावर है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन मोटे दोस्त के पिता यकीन नहीं करते और आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं। इसके बाद गैविन फिर से अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और सोफा गायब कर देता है, जिससे यानियल के पिता जमीन पर गिर पड़ते हैं। गैविन उनके पास जाकर पूछता है कि क्या अब उन्हें यकीन हुआ, लेकिन आदमी अब भी मानने से इनकार करता है और कहता है कि वे उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और इतने भोले हैं कि वो उन्हें फूल नहीं बना सकते। फिर एमसी दोबारा अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे मोटे दोस्त के पिता फिर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर भी वो आदमी चुनौती देता है और कहता है कि वो तभी मानेगा जब एमसी कमरे की हर चीज गायब कर दे। बिना हिचकिचाए गैविन अपनी एबिलिटी
एबिलिटी इस्तेमाल करता है और पल भर में कमरे का सारा फर्नीचर गायब कर देता है। जगह पूरी तरह खाली हो जाती है। यानियल का पिता अविश्वास में डूब जाता है और एमसी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या अब तो यकीन हुआ। अचानक वो आदमी घूमकर अपने बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरी तरह हैरान मोटा दोस्त अपना गाल पकड़कर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पिता बताता है कि उसने ये पक्का करने के लिए किया कि वो सपना नहीं देख रहा, और आखिरकार कहता है कि अब वो सब कुछ मानता है। सीन फिर बदलता है और आइस अपोकलिप्स आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मोटे दोस्त को 760 मिलियन के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिलता है। यानियल खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि उसके पिता ने वादे के मुताबिक पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद एमसी कहता है कि अब उन्हें अलग अलग काम करना चाहिए। वो यानियल को कोल्ड वेदर गियर और अपोकलिप्स के लिए जरूरी सप्लाईज खरीदने भेजता है, जबकि वो खुद मैंशन इंस्पेक्ट करने और कुछ वेपन्स खरीदने की कोशिश करता है। फिर सीन कट होकर नए नए रिनोवेट किए गए मैंशन पर आता है, जो अब पूरी तरह एक असली अभेद्य फोर्ट्रेस जैसा दिख रहा होता है। थोड़ी ही देर में मिस्टर झाओ वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैंशन की पूरी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन एमसी की दी हुई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक पूरी कर दी गई है, और पूछते हैं कि क्या वो संतुष्ट हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हमारा लड़का जवाब देता है कि वो बहुत संतुष्ट है और रेनोवेशन कंपनी के बॉस की तारीफ करता है कि उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। मिस्टर धाओ फिर समझाते हैं कि ये उनकी कंपनी का अब तक का सबसे मुश्किल रेनोवेशन प्रोजेक्ट था और उन्होंने खुद पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज किया है, ताकि अगर पर्याप्त सप्लाईज हो तो कोई वहां आराम से मरने तक रह सके। ये सुनकर एमसी उनका हाथ मिलाता है और वादा करता है कि वो फाइनल पेमेंट जल्द से जल्द ट्रांसफर कर देगा। मिस्टर झाओ अलविदा कहते हैं और जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी बॉस निकलने लगते हैं, गैविन उन्हें एक बार फिर रोककर आखिरी वार्निंग देता है। एमसी सलाह देता है कि वो अगले 2 दिन घर से बाहर ना निकलें और जितना हो सके उतना खाना और सप्लाई स्टॉक कर लें। मिस्टर झाओ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई टाइफून आने वाला है। गैविन जवाब देता है कि ये एक सुपर टाइफून है जो सदी में सिर्फ एक बार आता है। ये सुनकर रेनोवेशन कंपनी का बॉस मान जाता है और कहता है कि वैसे भी वो हाल में काफी थका हुआ है, तो कुछ दिन आराम करना अच्छा रहेगा। कुछ ही देर बाद कई बड़े बड़े ट्रक्स आकर एमसी के मैंशन के सामने रुकते हैं, जिनमें ढेर सारी सप्लाईज भरी होती हैं। इसी दौरान मोटा दोस्त एक ट्रक से उतरकर आता है और ऐलान करता है कि वो सप्लाईज लेकर लौट आया है, ये भरोसा दिलाते हुए कि उसने सबसे बेस्ट और सबसे महंगी चीजें खरीदी हैं। गैविन उसे सब कुछ मैंशन के अंदर ले जाने को कहता है, ताकि वो सारी आइटम्स को अपनी हाइपर स्पेस में स्टोर कर सके। बाहर आंट ल्यू और उसका पोता ये नज़ारा देखते हैं। वो हैरानी से सोचती है कि इन्होंने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है, क्या ये घर में सुपरमार्केट खोलने वाले हैं। तभी उसका पोता एक बॉक्स पर बने कैंडी के पिक्चर की ओर इशारा करता है और दादी से लॉलीपॉप मांगता है। दादी मान जाती है और उसे गोद में उठाकर सप्लाई बॉक्स के ऊपर से लॉलीपॉप उठाने देती है। अचानक यानियल चिंता भरे चेहरे के साथ एमसी के पास आता है और कहता है कि उसे एक प्रॉब्लम आ गई है, जिससे गैविन क्यूरियस हो जाता है। लेकिन फिर मोटा दोस्त घबराकर शिकायत करता है कि प्रॉब्लम यह है कि वो सारे पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने अब तक कुल रकम में से 100 मिलियन भी खर्च नहीं किए हैं। ये सुनकर एमसी उसे एक नया मिशन देता है और कहता है कि वो उसे कुछ बड़े ग्रैनरीज के एड्रेसेस देगा, जहां जाकर उसे जितना हो सके उतना अनाज खरीदना है। एक फ्लैशबैक में गैविन को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इन्हीं ग्रैनरीज का अनाज कुछ विलन्स ने लूट लिया था, और इस बार वो उनकी बुराई का रास्ता यही खत्म करने का फैसला करता है। तभी एक डिलीवरी गाय आकर बताता है कि क्रॉसबोस की आखिरी बैच अटक गई है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत रास्ता नहीं छोड़ रही। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आंट ल्यू बॉक्स कटर से एक बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका इम्पेशेंट पोता चिल्ला रहा है कि जल्दी करो, उसे अभी अंदर का सामान खाना है। तभी एमसी पीछे से गंभीर चेहरे के साथ आकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। औरत मुड़कर नकली मुस्कान के साथ कहती है कि उसने इतना सामान खरीदा है तो उसका पोता बस एक लॉलीपॉप चाहता है, और पूछती है कि क्या उसे बुरा लगेगा। लेकिन हमारा लड़का ठंडी नज़र से उसे घूरते हुए साफ कहता है कि हाँ, उसे बुरा लगता है। आंट ल्यू चिढ़ जाती है और उसे कंजूस कहती है, बोलती है कि एक लॉलीपॉप ले लेना, पिछली बार की बात का माफीनामा होगा, और फिर भी जिद करती है कि वो सारे बॉक्सेस उसे दे दे। धैर्य खोकर गैविन उसे साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ से निकल जाए। गुस्से में आकर औरत खुद को नेबरहुड कमेटी की वाइस डायरेक्टर बताती है और कहती है कि वो किसी के भी घर से सामान ले सकती है, साथ ही उसे नेबरहुड की हारमनी बिगाड़ने का आरोप लगाती है। तभी उसका पोता एक बॉक्स पर चढ़ जाता है और लॉलीपॉप मिलने पर खुशी मनाने लगता है। ये देखकर गैविन का सब्र पूरी तरह टूट जाता है और वो औरत पर चिल्लाता है कि अपने पोते को तुरंत बॉक्स से नीचे उतारे, लेकिन बिगड़ा हुआ बच्चा उतरने से मना कर देता है, उसे विलन कहता है और मॉन्स्टर्स के नाम पर उसे नष्ट करने की धमकी देता है। तब हमारा हीरो अपनी आस्तीन चढ़ाता है और बच्चे पर चिल्लाता है कि अभी नीचे उतरे, लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोक देती है और कहती है कि वो उससे और उसके पोते से दूर रहे। इसी बीच बच्चा बॉक्स पर उछलता कूदता है और अचानक उसका ढक्कन टूट जाता है, जिससे वो सीधे अंदर गिर जाता है। बदकिस्मती से वो बॉक्स क्रॉसबो बोल्ट से भरा होता है और कई बोल्ट्स उसके पिछवाड़े में घुस जाते हैं।
दर्द से चीखता हुआ बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। दादी दौड़कर उसे उठाती है, जबकि पोता रोते हुए अपने पिछवाड़े के दर्द की शिकायत करता रहता है। ये सब देखकर एमसी संतुष्ट मुस्कान के साथ बस इतना कहता है कि उन्हें यही मिलना चाहिए था। गुस्से में आंट ली उसे धमकी देती है कि उसने उसके पोते को चोट पहुंचाई है और उसे मुआवजा देना होगा और बदला लेने की कसम खाती है। ये कहकर वो अपने पोते को लेकर चली जाती है और एमसी उन्हें जाते हुए देखता रहता है। दूर एक बैल्कनी से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीनिया और उसकी एक दोस्त ये सब देख रही होती है। लाल बालों वाली दोस्त पूछती है कि गैविन इतना सामान क्यों खरीद रहा है। इस पर जीनिया की बेस्ट फ्रेंड यांग जिकिंग कहती है कि वो गर्मी में इतना सामान जमा करके पागल हो गया है और सोचती है कि क्या उसे डर नहीं कि सब खराब हो जाएगा। जीनिया उन्हें शांत करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, जैक उसे संभाल लेगा, और फिर दोस्त को ब्यूटी सैलून चलने का न्योता देती है। इसके बाद सीन लॉजिस्टिक्स पार्क पर कट होता है, जहां अपोकलिप्स से सिर्फ एक दिन बचा है। वहां मोटा दोस्त खुशी से बताता है कि सारा पैसा 5 पूरे ग्रैनरीज खरीदने में खर्च हो गया है, इतना खाना कि कभी खत्म ना हो। थोड़ी देर बाद एमसी अपने दोस्त से कहता है कि क्विक्वी से मिलने के बाद सबसे पहला काम सारा अनाज कलेक्ट करना होगा। क्विक्वी को ढूंढने पर वो खुशी खुशी गैविन का स्वागत करती है। वो पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में लॉजिस्टिक्स पार्क में उसका काम कैसा रहा। लड़की जल्दी से बताती है कि काम बहुत अच्छा है और उसे वेयरहाउस सुपरवाइजर तक प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन पूछती है कि उसे वहां और कितने दिन रहना होगा। एमसी बताता है कि वो कल से जा सकती है। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि वो अभी रिजाइन कर देगी, लेकिन एमसी उसे रोकता है और कहता है कि रिजाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे उससे एक आखिरी काम चाहिए। फिर वो बताता है कि उसे वेयरहाउस की कीज चाहिए, क्योंकि वो आज रात लॉजिस्टिक्स पार्क आने वाला है। ये सुनकर क्विक्वी चौंक जाती है और पूछती है कि वो आधी रात को वहां जाकर क्या करने वाला है। गैविन कहता है कि वो सब कुछ बाद में बताएगा और उससे कहता है कि वो वेयरहाउस के अंदर उसका इंतजार करे। साथ ही किसी को भी इस प्लान के बारे में न बताने की हिदायत देता है। क्विक्वी सोच में पड़ जाती है और एमसी की असली मंशा पर शक करने लगती है। बाद में एक ग्रैनरी में एक आदमी गैविन और उसके दोस्त को बताता है कि उनके खरीदे हुए सारे फूड आइटम्स इंस्पेक्शन के लिए वहीं मौजूद हैं। विशाल वेयरहाउस के अंदर हमारा लड़का साइट मैनेजर को जाने को कहता है और बोलता है कि आगे से उसके लोग सब संभाल लेंगे। आदमी के जाते ही यानियल खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि अब जब वे अकेले हैं तो शुरू करने का समय आ गया है। एमसी अपनी हाइपरस्पेस एबिलिटी एक्टिवेट करता है और ग्रैनरी की सारी सप्लाईज कलेक्ट करने की तैयारी करता है। अपनी हाइपरस्पेस के अंदर मोटा दोस्त हैरान होकर कहता है कि ये अविश्वसनीय है कि सारा खाना पल भर में गायब हो गया। एमसी समझाता है कि हाइपरस्पेस में जाने वाली कोई भी चीज उसी हालत में रहती है। इस पर यानियल पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि हाइपरस्पेस में टाइम का फ्लो जीरो है। गैविन मानता है कि उसे खुद पक्का नहीं पता और बाद में रिसर्च करनी होगी। अचानक साइट मैनेजर वापस लौट आता है और कहता है कि वो कुछ भूल गया था, लेकिन वेयरहाउस में घुसते ही जो वो देखता है उससे पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और सोचता है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि खाने का पहाड़ एक पल में गायब हो चुका होता है। सारे ग्रैनरीज खाली करने के बाद हमारा लड़का लॉजिस्टिक्स पार्क जाता है और उस वेयरहाउस का दरवाजा खटखटाता है, जहां कोई इंतजार कर रही होती है। लड़की दरवाजा खोलती है और उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए ग्रीटिंग करती है। गैविन उसे चेतावनी देता है कि जो वो देखने वाली है वो शॉकिंग हो सकता है और उसे आवाज नहीं निकालनी है। कोई मान जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या वो रेडी है और कहता है कि वो शुरू करने वाला है। कोई सब कुछ गलत समझ लेती है और शर्म से आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर एमसी उसे टोकता है, कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद करे और उसके साथ चले। कोई होश में आती है और गैविन के पीछे पीछे दौड़ती है। वे एक विशाल शेल्फ के सामने रुकते हैं जो पूरी तरह सप्लाईज से भरी होती है। गैविन हाथ बढ़ाता है और सोचता है कि इस बैच के बाद उसके पास जमा रिसोर्सेज एक एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक पहुंच जाएंगे, और अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। शेल्फ्स को जादू की तरह खाली होते देख कोई घबरा जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। वेयरहाउस पूरी तरह खाली होने पर वो गैविन से पूछती है कि सामान कहाँ गया और क्या ये सब उसी ने किया। एमसी कहता है कि वो सब कुछ बाद में समझाएगा, लेकिन पहले उन्हें बाकी वेयरहाउसेस का सामान कलेक्ट करना है। इसके बाद सीन लॉजिस्टिक्स पार्क के सर्वेलेंस रूम पर कट होता है। अंदर कोई उलझन में पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। गैविन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक ही जेस्चर में पूरे लॉजिस्टिक्स पार्क की सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल कर देता है। फिर वो कहता है कि वापस पहुंचने पर सब कुछ समझाएगा और उसे वहां से निकलने को कहता है। फिर सीन एमसी के मैंशन पर आता है, जहां अपोकलिप्स से एक रात पहले का रिफ्यूज पूरी तरह तैयार दिखाया जाता है। लिविंग रूम में सीसी कुई को चाय का कप देती है और कुई उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। गैविन पूछता है कि क्या उसे अपोकलिप्स वाली कहानी पर यकीन है जो उसने सुनाई थी। कुई हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर यानियल मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे गैविन पर सच में बिना शर्त भरोसा है। फिर हमारा लड़का सबको बताता है कि अपोकलिप्स कल शुरू होगा और उस पल से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कुई कहती है कि उसे एक आखिरी काम के लिए बाहर जाना है। एमसी उसे अनुमति देता है, इस शर्त पर कि वो कल दोपहर से पहले लौट आए।
सीन फिर एक बड़ी इमारत पर आता है जहां आइस अपोकलिप्स की काउंटडाउन अब 0 डेज पर पहुंच चुकी है। जैक के ऑफिस में वन आइड ड्रैगन बताता है कि उन्हें गैविन को मारने भेजे गए एक और ग्रुप से सामना हो गया और फ्रेंडली फायर हो गया, लेकिन वादा करता है कि ऐसा